हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है नमन और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा एजुकेशन चैनल टॉक विद नमन। एक और नए एपिसोड के साथ वीकली करंट अफेयर्स के जो एपिसोड 10 हैं आज 10वां एपिसोड हम जो है रिकॉर्ड कर रहे हैं और 5 जुलाई 2020 है आज। और नए एपिसोड में हम नई नई जो वीकली करंट अफेयर्स में घटनाएं हुई हैं, जो भी करंट की हैं और जो भी आपके एग्ज़ाम्स रिलेटेड हैं, हम उनके बारे में आज डिस्कस करेंगे। तो अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको हमारी लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं और आज की जो इम्पोर्टेंट कुछ न्यूज़ हैं उनके बारे में बता देते हैं। देखिए, एप्सपा एक एक्ट है, ठीक है ना, ये एक एक्ट है और ये बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा है और ये बहुत पुराना एक्ट है, तो इसके बारे में आपसे बात करेंगे। इससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है आपके एग्जामिनेशन हॉल में। डोनाल्ड ट्रंप अरेस्ट वारंट, ऐसा कौन है भाई जिसने डोनाल्ड ट्रंप के अगेंस्ट अरेस्ट वारंट जारी करवा दिया है, इशू करवा दिया है, तो इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। हालांकि ये क्वेश्चन पूछ नहीं सकता है, लेकिन आप इसमें कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं, मतलब ऐसे कुछ पॉइंट्स हैं वो जो आपसे एग्जाम में पूछ सकता है, उनके बारे में बात करेंगे। टॉप 30 स्टार्टअप रैंकिंग 2020, कौन सा देश फर्स्ट आया है, सेकंड, थर्ड और भारत की रैंकिंग क्या रही है, भारत का कौन सा सिटी आया है, तो इसके बारे में बात करेंगे। किल कोरोना अभियान, तो ये कोरोना पैंडेमिक चल रही है, कोविड-19 पैंडेमिक, और इस समय बहुत ज़्यादा ऐप्स और अभियान, जो बहुत सारी चीज़ें हैं जो लॉन्च हो रही हैं अलग अलग गवर्नमेंट के द्वारा, तो इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। और G4 नया वायरस, एक नया वायरस जो है वो भी निकल के आया है, G4 वायरस, और ये कुछ वायरस थे जो उनसे भी ज़्यादा हानिकारक हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। चाइना और इंडिया ट्रेड वॉर, आपको पता है कि बाइकॉट चाइना, इस समय चाइना बहुत ज़्यादा चर्चा में है, तो उसके बारे में भी हम आपसे बात करेंगे। अगर आप ये वीडियो हमारा किसी भी एग्जामिनेशन में बैठने जा रहे हैं तो आप ये वीडियो देख सकते हैं, चाहे वो SSC हो, चाहे रेलवे हो, किसी भी आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो आप वीडियो ये देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं पहली न्यूज़ के साथ। पहली न्यूज़ जो निकल के आई, नासा ने वाशिंगटन में स्थित मुख्यालय का नाम, जो नासा का हेडक्वार्टर है, उसका नाम जो है वो किसके, पहली अफ्रीकी महिला इंजीनियर मैरी डब्ल्यू जैक्सन के नाम पर रखा है। कौन है मैरी डब्ल्यू जैक्सन, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। देखिए, नासा अपनी पहली अफ्रीकी अमेरिका महिला इंजीनियर मैरी डब्ल्यू जैक्सन के बाद इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC में बनाया है। देखिए, जो नासा आपको पता होगा स्पेस एजेंसी है, कहाँ की, अमेरिका की, ठीक है ना। तो नासा के प्रशासक द्वारा 24 जून 2020 को, ये 24 तारीख की खबर है, 24 तारीख को ये अनाउंसमेंट हुई थी। मैरी डब्ल्यू जैक्सन की सफलता की कहानी 2016 की जीवनी नाटक हिडन फिगर्स में दिखाई गई है। आपसे पूछ सकता है कि मैरी डब्ल्यू जैक्सन कौन है, तो पहली चीज़ आपको बता दूं कि मैरी डब्ल्यू जैक्सन एक फर्स्ट अमेरिकन फीमेल इंजीनियर है, ठीक है ना। और दूसरी सबसे खास बात आप ये जान लीजिए कि फर्स्ट ब्लैक फीमेल इंजीनियर है। आपको पता होगा कि अमेरिका में इस टाइम पे ब्लैक और वाइट का बहुत ज़्यादा वॉर चल रहा है, श्वेत अश्वेत लोगों का, तो इसमें ये चीज़ निकल के आई है कि आप एक तरह से समझ सकते हैं कि अमेरिका ये दिखाना चाहता है कि हम भाई ब्लैक और वाइट में कोई भी डिफरेंस नहीं मानते हैं, हम सारे लोगों को एक साथ लेके चलते हैं। तो आप ये भी समझ सकते हैं कि इसीलिए इन्होंने इनका नाम जो है वो अपने वाशिंगटन DC में स्थित हेडक्वार्टर के नाम पे रखने की अनाउंसमेंट की है, ठीक है ना। वाशिंगटन DC में नासा के मुख्यालय, नासा का जो हेडक्वार्टर है, के बाहर की सड़क को 2019 में हिडन फिगर्स के रूप में नामित किया गया था। इसके बाहर की जो सड़क है उसके बारे में भी पहले अनाउंसमेंट हो चुकी है 2019 को, ठीक है ना। तो एक ये न्यूज़ निकल के आई थी। आपसे पूछ सकता है कि मैरी डब्ल्यू जैक्सन कौन है, तो ये एक फीमेल इंजीनियर है, अमेरिकन फीमेल इंजीनियर, फर्स्ट अमेरिकन फीमेल इंजीनियर, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में बात कर लेते हैं। भारतीय नौसेना ने उन्नत टारपीडो डिफेंस सिस्टम मारीच को बल में शामिल किया है, ठीक है ना। ये क्या है इसके बारे में आपको बता देते हैं। देखिए, इंडियन नेवी हैज़ इंडक्टेड मारीच इनटू फोर्स। ये टारपीडो एक तरह से आप बोल सकते हो टारपीडो डिफेंस सिस्टम, मैं आपको बताऊंगा टारपीडो डिफेंस सिस्टम क्या होता है, किसने बनाया भाई, तो ये DRDO ने, ठीक है, DRDO ने, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन इंडिया की है, ठीक है ना। अच्छा, मारीच आपको कुछ याद होगा तो मारीच रामायण के अंदर से एक कैरेक्टर उठाया गया था। कौन है भाई वो रामायण का कैरेक्टर, तो ये वही हिरण है जो माता सीता को किडनैप एक तरह से वो करने के लिए वो निकला था रूप बदल के। तो आप ये एक वर्ड जो है वो ऐड किया गया है कि ये भ्रमित करने वाला है, यानी मारीच सिस्टम जो है वो भ्रमित करने वाला है। क्या है भाई, देखिए, टॉर्पीडो पानी के अंदर सबमरीन जहाज़ को बर्बाद कर देता है। देखिए, पानी के अंदर बहुत सारे, आपको पता होगा, बहुत सारे देश जो है वो अंदर सबमरीन चलाते हैं ताकि पानी की कोई भी घटना हो तो वो उनको पता चल सके, ठीक है ना। क्योंकि ऊपर की घटनाओं के लिए तो इंडियन नेवी है ही, इंडियन नेवी के अंदर ही ये सबमरीन का सिस्टम आता है, ठीक है ना। तो अंदर से भी
पानी के दुश्मन को ये सारी चीज़ें कवर करती है और हम लोग को बचाने की कोशिश करती है। तो टॉर्पीडो जो है वो पानी के अंदर सबमरीन जहाज़ को बर्बाद कर देता है, ऐसा सिस्टम है। तो मारिस टॉर्पीडो को भ्रमित कर देगा। देखिए जैसे कोई भी देश, मैं आपको आसान भाषा में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए जैसे कोई भी देश है, अब उसने क्या है कि अब उसको पता है यहाँ पे कि यहाँ पे सबमरीन है इंडिया की, तो उसने यहाँ से हमला किया और सबमरीन को नष्ट कर दिया। लेकिन क्या होगा, ये जो मारिस सिस्टम है जिसको ऐड किया जाएगा, ये क्या करेगा, इसमें भाई जाहिर सी बात है ये रेज होंगी, किरणें होंगी, कुछ सेंसर्स होंगे, रडार होंगी, तभी तो ये इसको इंडिकेट कर पाएगा कि हाँ इसके अंदर सबमरीन है, तभी तो यहाँ हमला कर पाएगा। लेकिन ये जो मारिस सिस्टम है, ये मारिस सिस्टम क्या करेगा, ये इसको भ्रमित कर देगा। इसकी रेज जो होंगी वो कहीं इधर दिखाएगा, कहीं इधर दिखाएगा, मतलब अलग अलग दिशाओं में दिखाएगा, जिससे वो जो रॉकेट लॉन्चर आ रहा है या कोई भी चीज़ आ रही है जो सबमरीन को नष्ट करने आ रही है, वो भ्रमित हो जाएगी और वो दूसरी दिशा में जाके ब्लास्ट कर देगी, जिससे सबमरीन जो है हमारी वो चेंज हो जाए, मतलब सबमरीन जो है वो बच जाएगी। मारिस टॉर्पीडो को भ्रमित कर देगा। और ये किस पे डिपेंड होता है, ये सोनार सिस्टम पे। मैंने आपको बताया था कि सोनार सिस्टम क्या होता है, प्रीवियस वीडियोस में बता चुका हूँ आपको, ठीक है ना। सोनार सिस्टम एक तरह से काम करता है कि ये वेव्स को चेंज कर देता है। जैसे ये वेव्स हैं, इसके दम पे, मतलब इसके बल पे उस पर आ रही हैं, कोई भी रॉकेट आ रहा है तो ये वेव्स को चेंज कर देगा दूसरी डायरेक्शन में, ताकि जो हमारी सबमरीन है वो बच जाए, ठीक है। तो भारतीय नौसेना के उन्नत टॉर्पीडो डिफेंस सिस्टम में मारिस बल को शामिल किया गया है। ये आपसे पूछ सकता है मारिस बल के वो कहाँ किसने बनाया था, और DRDO ने बनाया था। और कौन सा किसने शामिल किया, तो इंडियन नेवी ने, ठीक है। ये चीज़ें आप जो पढ़ सकते हो, इसको आप पढ़ लीजिएगा। मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे ये PDF जो है वो प्रोवाइड करवा दूंगा। ये पेपर की कटिंग है हिंदुस्तान टाइम्स की। इंडियन नेवी इंडक्ट्स डेवलपमेंट एंटी टॉर्पीडो सिस्टम, इसको अपने ऐड किया है। थर्ड जो न्यूज़ निकल के आई है, संयुक्त राष्ट्र के UNODC ने द वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट 2020 जारी किया है। वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट क्या है भाई, इसके बारे में हम जान लेते हैं। ये आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। किसने जारी की है, ऑफिस ऑफ ड्रग एंड क्राइम ने। किसने जारी की, ये तो आप पूछ सकता है कि ये रिपोर्ट कौन जारी करता है, तो ऑफिस ऑफ ड्रग एंड क्राइम ये रिपोर्ट जारी करता है। दूसरी चीज़ आपके लिए निकल के आई कि इसमें क्या होगा कि अब बताया गया है कि देखिए लॉकडाउन चल रहा है, तो जाहिर सी बात है बहुत लोगों के पास पैसे नहीं है, तो क्या हो रहा है कि यहाँ महंगे जो ड्रग्स हैं उनकी जगह पे सस्ते ड्रग्स, महंगे ड्रग्स की जगह सस्ते ड्रग्स जो है वो प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं लोगों को। क्योंकि आप जानते हो कि ड्रग्स के जो लती होते हैं, जो इन सब चीज़ों की लत लगाई होती है, उन लोगों को ये चाहिए होता है। तो क्या हो रहा है कि इस टाइम पे महंगे ड्रग्स की जगह सस्ते ड्रग्स को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है। और ड्रग का काम करने वाले लॉकडाउन में कस्टमर ना मिलने पर साइबर क्राइम की ओर बढ़ रहे हैं। किसकी ओर, साइबर क्राइम की ओर बढ़ रहे हैं। और ये साइबर अटैक्स आपको पता होगा, ये बहुत ज़्यादा इस समय सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो आपका डेटा है। आपका डेटा ही आपसे चला गया तो आपके पास कुछ रहा ही नहीं, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें रिपोर्ट ने बताई हैं। और भारत इसमें डेंजर जोन में है, क्योंकि भारत पे इस समय बहुत ज़्यादा साइबर अटैक हो रहे हैं। तो इस रिपोर्ट के ये तीसरा पॉइंट है। पहला पॉइंट जो मैंने बताया कि महंगे की जगह सस्ते ड्रग का यूज़ हो रहा है, जो इस रिपोर्ट में बताया गया है। दूसरा पॉइंट, ड्रग का काम करने वाले लॉकडाउन में कस्टमर ना मिलने पर साइबर क्राइम की ओर बढ़ रहे हैं, दूसरा पॉइंट है। थर्ड पॉइंट में क्या है, भारत इसमें डेंजर जोन में है, ठीक है ना। चौथा पॉइंट क्या है कि 26.9 करोड़ लोग ड्रग्स यूज़ कर रहे हैं इस टाइम पे, ठीक है। ये कुछ पॉइंट्स निकल के आए जो इस रिपोर्ट में बताए हैं, ठीक है ना। अच्छा, आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि UNODC ने ये जो ड्रग रिपोर्ट जारी की है, ये ड्रग रिपोर्ट जारी कौन करता है, ऑफिस ऑफ ड्रग एंड क्राइम ये रिपोर्ट एक तरह से जारी करता है, ठीक है ना, इंडिया में। ये कुछ चीज़ें हैं, ये आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। चलिए, हाल ही में एशियान देशों ने 36वें शिखर सम्मेलन का आयोजन ऑनलाइन किया। ये आसियान क्या है, ये आपको मैं देखिए इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की पार्ट सेकंड मैंने लॉन्च कर दिया है, वो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हो। और थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और मे बी 6 पार्ट तक की इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की जो वीडियोस हैं वो जाएंगी। और इसमें मैंने सारी चीज़ों को क्लियर किया है, चाहे वो आपका UNSC हो, यूनाइटेड नेशन सर्विस काउंसिल हो, वर्ल्ड बैंक हो और WHO हो, बहुत सारी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो आपकी निकल के आई हैं, इंटरपोल हो, सारी चीज़ों को मैंने कवर करने की कोशिश की है। तो वहाँ पे ASEAN के बारे में मैं बताऊँगा इन फ्यूचर वाली वीडियो में, तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हो। अच्छा, इसके बारे में क्या है मैं आपको बता देता हूँ, इसके बारे में थोड़ा सा आप जान लीजिए। हाल ही में 36वें एसोसिएशन ऑफ साउथ एशियन नेशंस, आपसे अगर ASEAN का कोई फुल फॉर्म पूछेगा तो आप उससे ये बताओगे, क्या बताओगे, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस।
आसियान समिट का आयोजन वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए, क्योंकि कोविड-19 चल रहा है तो अभी जारी जितनी भी समिट्स वगैरह हो रही हैं वो सब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में हो रही हैं, की प्रतिज्ञा पोस्ट महामारी रिकवरी और साथी देशों के साथ आगे सहयोग पर ध्यान केंद्रित करने के लिए किया गया था। ठीक है, द शिखर सम्मेलन का विषय सामंजस्यपूर्ण और उत्तरदायी आसियान था, मतलब इसकी थीम जो थी, और इसको इंग्लिश में आप देख लीजिएगा, ठीक है ना, मेरे पास हिंदी में कंटेंट था, मैं हिंदी में लेके आया हूँ। होल्डिंग शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता वियतनाम ने की थी, मतलब इस बार का हेड कौन था, इस बार हेड के ऊपर पे वियतनाम ने, मतलब इसकी एक तरह से एंकरिंग आप बोल सकते हो, मतलब इसका हेड जो है वो सारी चीज़ें वियतनाम ने देखी थी, ठीक है ना। तो जो वर्तमान में एशियन की अध्यक्षता कर रहा था, एक तरह से चेयरपर्सन था आसियान, आप ये बोल सकते हो। शिखर सम्मेलन ने महामारी के दौरान तत्काल ज़रूरतों को पूरा करने के लिए चिकित्सा आपूर्ति के लिए रिजर्व के साथ आसियान कोविड-19 प्रतिक्रिया कोष स्थापित करने का निर्णय लिया। मतलब आसियान कंट्री ने एक ये निर्णय लिया है कि भाई जो भी चीज़ें हो रही हैं सारे देश मिलके एक साथ काम करेंगे तो ये सारी चीज़ें जो है वो जल्दी कवर हो जाएंगी, ठीक है ना। नेक्स्ट न्यूज़ जो निकल के आई, वरिष्ठ आईएएस विनी महाजन को पंजाब की पहली मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। आपसे एक क्वेश्चन में पूछ सकता है कि पंजाब की पहली मुख्य सचिव कौन है, वो फर्स्ट वुमेन मुख्य सचिव पूछ सकता है पंजाब की, और पंजाब की मुख्य सचिव पूछ सकता है, तो दोनों में आपको एक ही आंसर करना है, विनी महाजन जी, ठीक है ना। तो ये पंजाब की क्या है, फर्स्ट वुमेन चीफ सेक्रेटरी ऑफ पंजाब, फर्स्ट वुमेन चीफ सेक्रेटरी, ठीक है ना, विनी महाजन जी। अच्छा, ये क्या है भाई, तो राज्य में काम करने वाले जितने भी अधिकारियों में से सबसे शीर्ष अधिकारी का पद यही होता है। जितने भी सिविल सर्वेंट्स होते हैं एक स्टेट के अंदर, तो उसमें सबसे सीनियर जो आप बोल सकते हो डेजिग्नेशन एक पद होता है वो इन्हीं का होता है, यानी मुख्य सचिव का होता है, ठीक है ना। तो इनके इसमें किसको नियुक्त किया है, विनी महाजन जी को नियुक्त किया है। अब एक चीज़ आपने ये पढ़ी होगी, वरिष्ठ आईएएस, मतलब ये बहुत पहले इन्होंने आईएएस का एग्ज़ाम क्लियर किया होगा, ये ऐसी कोई चीज़ हुई होगी। तो ये 1987 बैच की आईएएस हैं, ठीक है ना, 1987 बैच की। आपसे हालांकि नहीं पूछा जा सकता है, लेकिन मैंने आपको बता दिया, ठीक है। चलिए, क्लेयर कोनोर हाल ही में मेलबर्न क्रिकेट क्लब ऑस्ट्रेलिया की पहली महिला अध्यक्ष बनी, ठीक है। आपसे अगर ये क्वेश्चन पूछ लेगा तो आप बता सकते हो, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं कि फर्स्ट वुमेन, फर्स्ट मैन, और ये पहली जो चीज़ें हैं, पहले जो लोग पहली बार कोई चीज़ करते हैं, तो वो सारी चीज़ें एग्जाम्स में आपसे अधिकतर पूछ लेता है। तो अगर आपसे पूछे कि फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट मेलबर्न क्रिकेट क्लब की कौन है, तो ऑस्ट्रेलिया ये कौन है, क्लेयर कोरोन, ठीक है ना। ये पहली ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा क्लब है, ठीक है। तो आप एक तरह से ये चीज़ें रिवाइज कर सकते हो, ठीक है। और 233 साल के इतिहास में पहली बार ये हुआ है कि किसी महिला को इसका चेयरपर्सन या चेयरमैन बनाया गया है, ठीक है। चलिए, 7 जो न्यूज़ निकल गया है, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने जम्मू एंड कश्मीर में पुंजा और देविका पुलों का उद्घाटन किया है। हालांकि ये एग्ज़ाम्स में नहीं आएगा, लेकिन करंट में था मेरे, तो मैंने उसको बता दिया आपसे। ये हाँ, एग्ज़ाम में इस तरह से पूछ सकता है कि पुंजा और देविका पुल कहाँ पर है, तो आप इनको बताओगे कि जम्मू एंड कश्मीर में, ठीक है ना, पहली चीज़। दूसरी चीज़ आपसे पूछ लेगा पुंजा कहाँ पे है, तो पुंजा डोडा, ये जम्मू एंड कश्मीर की जगह है डोडा, और देविका पुल उधमपुर, देविका कहाँ है, उधमपुर में, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, तो आप एग्जाम्स में आपको चीज़ें रिवाइज होंगी तो आप तुरंत फटाफट आंसर करते चले जाओगे और पूरे मार्क्स जो है वो स्कोर कर पाओगे। और एक चीज़ आपसे बताना चाहूँगा कि अगर आप इसके नोट्स नहीं बनाते हो तो आप नोट्स ज़रूर बना लिया करिए, आपके हेल्पफुल होंगे एग्जाम्स में, आपको चीज़ें रिवाइज होती रहेंगी, ठीक है। 8वीं जो न्यूज़ निकल के आई, सांस्कृतिक मंत्रालय ने 28 जून से 12 जुलाई 2020 तक वृक्षारोपण अभियान संकल्प पर्व शुरू किया है, ठीक है ना। आपसे पूछेगा ये किसने शुरू किया है, तो कल्चर मिनिस्ट्री ने शुरू किया है। कब से कब तक है, तो 28 जून से 12 जुलाई तक है 2020 तक। आपसे प्रीवियस ईयर के भी क्वेश्चन पूछता है, तो प्रीवियस ईयर के पॉइंट ऑफ व्यू से आप ये क्वेश्चन याद कर सकते हो, आपसे पूछ सकता है, क्योंकि अभी तो कोई एग्जाम नहीं हो रहा है। आगे जब एग्जाम्स होंगे तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के टाइप में पूछ सकता है, ठीक है ना। क्या पूछेगा कि जो वृक्षारोपण अभियान 28 जून से 12 जुलाई तक चलाया गया था वो क्या था, तो संकल्प पर्व था, ठीक है ना। किसने चलाया था, कल्चरल मिनिस्ट्री ने चलाया था, सांस्कृतिक मंत्रालय ने चलाया था। आपसे डेट भी पूछ सकता है कि ये जो संकल्प पर्व अभियान था सांस्कृतिक मंत्रालय द्वारा चलाया गया था, कब से कब तक चलाया गया था, 28 जून से 12 जुलाई तक चलाया गया था। +2 प्लांट्स ट्री, ये एक तरह से आप देख सकते हो कि यहाँ पे प्लांटेशन की बात की गई है, और ये बहुत अच्छी चीज़ है, हमको प्लांटेशन करनी चाहिए। अपना जो एक तरह से
फ्यूचर बचाना है तो, ठीक है। नाइन जो न्यूज़ निकल के आई वो है, ईरान ने हाल ही में राष्ट्रपति ट्रंप के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। भाई ये इसमें बहुत डिटेल में बताऊंगा आपको क्या है सारी चीज़ें, क्यों भाई ईरान ने डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर ये जारी किया है वारंट। चलिए इसके बारे में हम जानते हैं। देखिए अभी कुछ साल पहले ईरान पर प्रतिबंध लगे थे और कई कंट्रीज़ से कहा गया था कि यूएसए ने कहा था, किसने कहा था, यूएसए ने कहा था कि अगर कोई भी ईरान से तेल लेगा तो उसको फिर जो कई तरह की पॉलिसीज़ बनाई हैं और यूएसए उस पर प्रतिबंध लगा देगा कि कोई भी कंट्री उससे वो ना करे, ट्रेड अपना करना करे, तो ये सारी चीज़ों का सामना करना पड़ेगा उस कंट्री को, ठीक है ना। तो यूएसए ने कहा था कि कोई भी ईरान से तेल नहीं लेगा, क्योंकि ये ईरान सबसे ज़्यादा तेल का निर्यातक था, मतलब तेल बेचने वाला था अलग अलग कंट्रीज़ को, और भारत भी इससे तेल लेता था उस टाइम पे, ठीक है ना। तो जो भी ईरान से ट्रेड करेगा उस पर कार्रवाई की जाएगी, किसने कहा था, डोनाल्ड ट्रंप ने। कौन है ये, यूएस के प्रेसिडेंट है। भारत ने भी इसे अपनाया था, मतलब भारत ने भी ईरान से तेल लेना बंद कर दिया था। अब क्योंकि ईरान तेल बेचने और प्रोडक्शन करने वाले देशों में सबसे अच्छी स्थिति पर था उस टाइम पर, कब, ये बहुत मतलब 3-4 साल पहले की बात है, और उससे पहले की बात है, मतलब ये बहुत ज़्यादा जब से डोनाल्ड ट्रंप जी आए थे तो तब से ये सारी चीज़ें हो रही थी, ठीक है ना। तो उसको क्या हुआ, ईरान को इससे बहुत ज़्यादा लॉस हुआ था, क्योंकि भाई जब मेन ही किसी कंट्री का मेन जो एक तरह से अपनी कंट्री को चलाने का चीज़ें हैं वो तेल पे ही निर्धारित हैं, तो जब वही चीज़ें बंद हो जाएंगी तो हाँ जाहिर सी बात है उसकी इकॉनमी गिरेगी, लॉस होगा। तो ये सारी चीज़ें किसके साथ, ईरान के साथ हुई थी, तो उसे बहुत लॉस हुआ था। और ईरान में करेंसी क्राइसिस भी आई थी। आपको मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि ईरान अपनी करेंसी को चेंज करके तोमार बना रहा है, तोमान करेंसी, एक न्यू करेंसी जो है लॉन्च करने वाला है, उस पर काम करना शुरू कर दिया है उसने, ठीक है ना। तो जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ठीक है ना, अपनी वीडियोज़ में, प्रीवियस वीडियोज़ में। अब क्या है कि हालांकि ओबामा गवर्नमेंट, इनसे पहले मतलब जो हमारे ये डोनाल्ड ट्रंप जी हैं, इनसे पहले जो यूएस की प्रेसिडेंसी संभालता था वो कौन था, बराक ओबामा जी, उसके प्रेसिडेंट थे यूएस के। तो उन्होंने क्या कहा था, ओबामा गवर्नमेंट के अंदर में क्या था कि ईरान को कुछ आराम मिला था, कुछ चीज़ें करी थी। क्यों, देखिए ईरान क्या है कि अधिकतर न्यूक्लियर अटैक्स, न्यूक्लियर परीक्षण, ये जितने भी हैं न्यूक्लियर टेस्ट वगैरह करता रहता है, तो इस वजह से इन्होंने इसके ऊपर प्रतिबंध लगाए थे। और ओबामा गवर्नमेंट ने कहा था कि अगर ईरान कुछ करना चाहता है तो परमाणु परीक्षण कर रहा है, तो जैसा ओबामा गवर्नमेंट ने ये कहा था कि अगर आपको परीक्षण करने हैं तो करो, हम प्रतिबंध हटा देंगे, लेकिन कुछ शर्तों के साथ। एक एग्रीमेंट हुआ था इन दोनों के बीच में, जिसे जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, ये एग्रीमेंट हुआ था किसके बीच, यूएस के बीच और ईरान के बीच। ये इसने क्या किया था कि कुछ शर्तों पे, इसमें कुछ शर्तें थी जिसके आप बिना पे काम कर सकते हो, ठीक है ना। यूएनएससी के 5 मेंबर्स प्लस जर्मनी के बीच में डोनाल्ड ट्रंप ने यह बोला अभी कि हम इस एग्रीमेंट से क्विट कर रहे हैं। मतलब जब डोनाल्ड ट्रंप की गवर्नमेंट बनी तो इन्होंने कहा कि हम इस एग्रीमेंट को नहीं मानते, जो ओबामा जी बना के कहते, हम इससे क्विट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो 2018 में इन्होंने ये एग्रीमेंट, जिसे न्यूक्लियर डील भी कहा जाता है, मतलब जो आपको बताया जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, इसको न्यूक्लियर डील भी कहा जाता था, उससे तोड़ दिया किसने, डोनाल्ड ट्रंप जी ने, और इसको बहुत ज़्यादा लॉस हुआ। तो इस वजह से ये बहुत ज़्यादा कंट्री जो है वो प्रताड़ित हो चुकी थी, आप एक तरह से बोल सकते हैं। तो अब इसने एक्शन लिया है और इन्होंने डोनाल्ड ट्रंप जी के खिलाफ वारंट जारी कर दिया है। हालांकि इससे कोई फ़ायदा नहीं होना है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं जो इससे अफेक्टेड होंगी और आपको इन फ्यूचर बहुत सारी न्यूज़ें देखने को मिलेंगी। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में बात कर लेते हैं। हाल ही में फेसबुक के खिलाफ बहिष्कार अभियान, लाभ के लिए घृणा रोकें अभियान शुरू किया गया था। क्या है भाई, देखिए स्टॉप हेट फॉर प्रॉफिट, ये अभियान जो बाइकआउट कैंपेन किसके लिए चलाया गया था, एफबी के लिए। अच्छा, आपको बहुत मैंने शायद प्रीवियस वीडियो में आपको बताया, या आपको पता चला होगा कि अमेरिका में इस समय थोड़े दिन पहले एक अभियान चल रहा था, आई कांट ब्रीथ मूवमेंट चल रहा था, और इससे बहुत ज़्यादा लोगों ने तबाही एक तरह से मचाई थी। अमेरिका में दुकानें तोड़ दी थी, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर दी थी अमेरिका के लोगों ने ही। अच्छा, उसमें मैटर क्या था कि एक जॉर्ज फ्लॉयड नाम का अश्वेत, मैंने आपको बताया था कि अश्वेत और श्वेत वाला चीज़, ठीक है ना। तो अश्वेत था, उसने क्या किया था, शायद कोई करेंसी जो है वो गलत दे दी थी किसी दुकानदार को, तो उस दुकानदार ने कंप्लेन कर दी थी पुलिस पर, और एक अमेरिकन पुलिस ऑफिसर ने जॉर्ज फ्लॉयड की गर्दन पर पैर रखा था। हालांकि वो चिल्ला रहा था कि मुझे सांस नहीं आ रही है, आई कांट ब्रीथ, लेकिन वो दबा ही उन्होंने जो अपना जो घुटना है वो उसकी गर्दन पर ही रखा था, और इसी वजह से उसकी मौत हो गई थी। तो इसके बाद ये आई कांट ब्रीथ मूवमेंट बहुत ज़्यादा चला था अमेरिका में, और
इसके ऊपर क्या हुआ कि एफबी पे ऐड चल रहे थे हेट स्पीच पर, ठीक है ना। और आप जानते हो कि एफबी का जो सोर्स है, मेन सोर्स है, वो इनकम का इसी तरह से है, क्योंकि जितने भी एड्स आते हैं उसी से कमाई होती है, ठीक है ना। तो हिंदुस्तान यूनिलीवर, कोका कोला और भी कई कंपनी ने ये कैंपेन चलाया था कि जिससे एफबी पर इतना असर पड़ा था कि इसके 8% शेयर डाउन हो गए थे। उन्होंने एक तरह से कहा था कि देखिए कोई भी है, अब एफबी पे उसने लाइव वीडियो की या एफबी पे कोई वीडियो अपलोड की तो उसके ऊपर ऐड आ रहे थे। कैड किस तरह के आ रहे थे, जो श्वेत अश्वेत के बीच में चीज़ें, जैसे फेयर एंड लवली का आप एक एग्जांपल के तौर पर समझ सकते हैं, तो वहाँ पे श्वेत अश्वेत वाला मैटर हो जाता है, ठीक है ना। तो इसकी वजह से इन्होंने कंप्लेन रेज़ की थी, किसने, हिंदुस्तान यूनिलीवर, कोका कोला, ऐसी बहुत सी कंपनी ने, कि आप लाभ के लिए घृणा रोकें, यानी स्टॉप हेट फॉर प्रॉफिट, इस तरह का कैंपेन चलाया था, जिससे एफबी के शेयर भी डाउन हुए थे और एफबी ने कुछ चीज़ों को फिर बंद भी कर दिया था, इस तरह की, ठीक है ना। चलिए, भारत का पहला प्लाज्मा बैंक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली स्थापित करेगा। आपको ये न्यूज़ सुनने को मिल गई होगी, तो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ इसके बारे में। चलिए, कोविड-19 रोगियों का इलाज करने के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने घोषणा की थी कि राष्ट्रीय राजधानी में एक प्लाज्मा बैंक स्थापित किया जाएगा। प्लाज्मा बैंक को इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर एंड बाइलरी साइंसेज ILBS में स्थापित किया जाएगा। ये चीज़ आपसे पूछ सकता है कि ILBS का फुल फॉर्म कहाँ है और ये कहाँ है, तो दिल्ली में है, और इसका फुल फॉर्म क्या है, इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर एंड बाइलरी साइंसेज, ठीक है। प्लाज्मा की मांग को पूरा करने के लिए मुख्यमंत्री ने COVID कोविड-19 यानी कोविड-19 के रोगियों को आगे आने और प्लाज्मा दान करने का आग्रह किया था। देखिए, आपको पता होगा कि कोविड-19 में जो लोग ठीक हो चुके हैं, जो इससे रिकवर हो चुके हैं, उनके अंदर क्या है, उनकी बॉडी में एंटीबॉडी होता है जो रोगों से लड़ता है, और इसी एंटीबॉडी, ये एंटीबॉडी कहाँ होता है, प्लाज्मा में होता है, और ये रोगों से लड़ता है, यानी कोरोना वायरस से जो जीत चुके हैं, मतलब जो ठीक हो चुके हैं, उनके पास बॉडी में ये पाया जाता है। तो और जो लोग इससे अभी इंजर्ड हैं, यानी जो इससे ग्रसित हैं कोविड-19 से, अगर उनकी बॉडी में ये इंजेक्ट किया जाएगा तो उनके ठीक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो इसलिए ये प्लाज्मा बैंक का जो है वो रखा गया था, ठीक है ना। चलिए, इसके बारे में मुख्यमंत्री जी ने बात की थी। नेक्स्ट न्यूज़ निकल के आती है, दुनिया के शीर्ष 30 टॉप इकोनॉमिक रैंकिंग 2020 में एकमात्र भारतीय शहर बेंगलुरु को शामिल किया गया है। चलिए, तो इसके बारे में आप थोड़ा सा जान लीजिए। वर्ल्ड की टॉप 30 स्टार्टअप इकोसिस्टम रैंकिंग 2020 में भारत का क्या है, बेंगलुरु किस पोजीशन पे आया, आपसे पूछ सकता है कि 30 स्टार्टअप इकोसिस्टम रैंकिंग में भारत का जो बेंगलुरु शहर है वो किस रैंकिंग में आया, तो 26th रैंक इसको मिली है। अच्छा, आप फर्स्ट सेकंड थर्ड की बात कर लेते हैं, तो फर्स्ट आया है सिलिकॉन वैली। फर्स्ट पोजीशन पे कौन है, सिलिकॉन वैली। सेकंड पोजीशन पे कौन है, न्यूयॉर्क, और प्लस यानी इनके बीच टाई हुआ है, लंदन, ठीक है। तो ये दोनों सेकेंड पोजीशन पे एक तरह से आप मान सकते हो, और सिलिकॉन वैली फर्स्ट आई है। भारत का सिर्फ एकमात्र शहर है जिसमें अलग अलग स्टार्टअप जो हैं वो खोलने की, अच्छे स्टार्टअप खोलने की जो चीज़ें हैं वो सामने आई हैं रिपोर्ट में, ठीक है ना। तो बेंगलुरु की पोजीशन क्या है, 26th। चलिए, नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में बात कर लेते हैं। हिमाचल प्रदेश के पंचायती राज विभाग ने पंचायत पुरस्कार 2020 के तहत प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया है। ये भी चीज़ एक पूछ सकते हैं कि किस राज्य ने पंचायती राज विभाग के पंचायत पुरस्कार 2020 को सम्मानित किया गया, तो इसको किसे, हिमाचल प्रदेश को सम्मानित किया गया। ये आप बताइएगा ये कौन है, ये हिमाचल के CM है एक तरह से, आप बताइएगा कि कौन है हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर, कमेंट सेक्शन में बताइएगा हमको। अच्छा, ये जो पंचायती राज विभाग का पंचायत पुरस्कार है, ये किस लिए दिया जाता है, जितने भी पंचायत है किसी भी राज्य में, तो उनका सर्वोच्च प्रदर्शन और अलग अलग पंचायतों में जितने अच्छे से निर्णय लिए जा रहे हैं, जितनी अच्छी से चीज़ें किया जा रही हैं, वहाँ के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें अच्छी प्रोवाइड की जा रही हैं, उनके विकास के लिए सारी चीज़ें की जा रही हैं, तो इस सेक्शन में हिमाचल प्रदेश को ये पुरस्कार मिला था। चलिए, नेक्स्ट बात कर लेते हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने कोरोना को ख़त्म करने के लिए 2 स्टेप सर्वे किल कोरोना शुरू करेगी। ये किल कोरोना शुरू हो चुका है। कब से शुरू होना था, तो ये 1 जुलाई से शुरू होना था, और आज कितनी है, 4 जुलाई है, तो ये शुरू हो चुका है। पुरानी न्यूज़ है, तो इसको मैंने एक तरह से कवर कर दिया। आपसे पूछ सकता है, देखिए इसके लिए मैं सोच रहा हूँ, सोच कह रहा हूँ, मैं इस पर काम कर रहा हूँ कि बहुत जल्दी मैं एक वीडियो आपको ला के दूंगा, जिसमें जितने भी अभियान हैं और जितनी भी ऐप्स हैं, जितने भी कंट्रीज़ ने अलग अलग, और देशों ने या राज्यों ने भारत के अलग अलग चीज़ें जो है वो करी हैं कोरोना के चलते, तो वो आपसे एग्ज़ाम्स के रिलेटेड जो पूछेगा वो मैं आपको कुछ दिनों में ले आऊँगा एक वीडियोज़ पर, ठीक है ना। चलिए, तो ये कौन सी है, MP गवर्नमेंट है। ये कौन है, शिवराज सिंह चौहान है, MP गवर्नमेंट में CM है, ठीक है। चलिए,
हाल ही में चीन में महामारी फैलने के में एक सक्षम नया स्वाइन फ्लू वायरस G4 का पता चला है। G4 क्या, ये स्वाइन फ्लू वायरस क्या है? स्वाइन फ्लू वायरस आपको पता होगा किससे फैलता है? सुअरों से फैलता है। और स्वाइन फ्लू वायरस का नाम आपसे पूछ सकता है कि स्वाइन फ्लू वायरस का नाम क्या है, तो H1N1 ये आपसे पूछा गया तो आप बता दोगे H1N1 वायरस को स्वाइन फ्लू वायरस कहते हैं। अच्छा, H1N1 कब आया था? 2009 में आया था। ये वायरस कब आया था? 2009 में आया था और इससे 2,84,000 लोगों की मौत हो गई थी उस टाइम पे। और ये अभी कहाँ आया है? ये चीन में फिर से निकल के आया है। चीन बहुत शैतान बच्चा है क्लास का आप समझ सकते हो कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। ठीक है, तो G4 ये जो वायरस है ये H1N1 यानी स्वाइन फ्लू वायरस, उस वाले स्वाइन फ्लू वायरस से बहुत ज़्यादा खतरनाक है। ठीक है ना, H1N1 वाले वायरस की जो वैक्सीन है G4 पर काम कर ही नहीं रही है। आप समझ सकते हो कि कितना खतरनाक वायरस हो सकता है। और एक चीज़ निकल के आई कि ये सुअर से इंसान पे भी फैल सकता है। ये जूनोटिक है, मतलब जानवर से इंसान में ट्रांसफ़र हो सकता है। आपसे कहीं भी आकर पूछा जाए कि जूनोटिक वायरस किसे कहते हैं, तो जूनोटिक वायरस एक तरह से वो होता है जो जानवर से इंसान में ट्रांसफ़र हो जाता है। ठीक है ना, चलिए ये एक न्यूज़ निकल के आई थी, हालांकि मैंने आपको बता दिया, इसमें ज़्यादा डीप में नहीं बताया मैंने आपसे। बस ज़्यादा अगर पूछा भी तो पूछ सकता है कि G4 वायरस क्या है, तो आप तरह से बोल सकते हो कि H1N1 यानी स्वाइन फ्लू वायरस का एक और बड़ा वायरस है, एक तरह से आप बोल सकते हो। और ये कहाँ आया है? तो चीन में है। महाराष्ट्र सरकार ने प्लैटिना परियोजना के तहत विश्व का सबसे बड़ा प्लाज्मा थेरेपी परीक्षण शुरू किया है। वर्ल्ड लार्जेस्ट प्लाज्मा थेरेपी प्रोजेक्ट प्लैटिना। अच्छा, इसमें क्या है? ट्रायल कम ट्रीटमेंट। इसमें क्या है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्लाज्मा डोनेशन और प्लाज्मा की जितनी चीज़ें हैं उनके बारे में बताएगी, और जो लोग ठीक हो चुके हैं, जैसा कि आपको बताया कि मैंने दिल्ली वाले केस में होता वैसा ही यहाँ पे भी होगा। ये कौन है? महाराष्ट्र के CM है कौन? उद्धव ठाकरे। ठीक है, शिवसेना गवर्नमेंट है वहाँ पे। चलिए, विश्व बैंक ने 6 भारतीय राज्यों में शिक्षा सुधार के लिए स्टार्स कार्यक्रम शुरू किया है। क्या है ये स्टार्स कार्यक्रम? स्ट्रेंथिंग टीचिंग लर्निंग। स्टार्स का फुल फॉर्म है, मैं आपको बता रहा हूँ, स्ट्रेंथिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिसर्च फॉर स्टेट। ये एक तरह से आपका स्टार्स का फुल फॉर्म है। ठीक है, अच्छा क्या किया जाएगा इसमें? $500 मिलियन। कितना? $500 मिलियन कौन देगा? वर्ल्ड बैंक देगा। भारत के अलग अलग 6 राज्यों को, जिसमें एजुकेशन सिस्टम को अपडेट करेगी कौन? यहाँ की गवर्नमेंट। ठीक है ना। अच्छा, किन किन देशों को शामिल किया गया है? मैं आपको आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइएगा किन किन राज्यों को यहाँ पे शामिल किया गया है जिनको ये सारी चीज़ें मिलेंगी। ठीक है ना, मतलब इतना जो है अमाउंट $500 मिलियन जो है वो अलग अलग राज्यों में भारत के बांटा जाएगा कि यहाँ की एजुकेशन जो है वो अच्छी की जा सके। चलिए थोड़ा अब इसके बारे में यहाँ पे भी जान लीजिए। हाल ही में विश्व बैंक ने राज्यों के लिए शिक्षण और परिणाम स्टार्ट कार्यक्रमों को मंजूरी दी है। 6 राज्य हैं, हिमाचल प्रदेश, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा और राजस्थान। यहाँ पे शिक्षा की गुणवत्ता और शासन में सुधार करने के लिए ये सारी चीज़ें की जा रही है। स्टार्ट सीखने के परिणाम की चुनौती को संबोधित करने में भारत के नए सिरे से ध्यान केंद्रित करने और छात्रों को सुधार की पहल की एक श्रृंखला के माध्यम से भविष्य की नौकरियों के लिए बेहतर तैयारी में मदद करेगा। ठीक है, चलिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ है आपके लिए। मैं आपको बता दूं, जो भी अभी 12th पास आउट हुए हैं या भी जो भी ग्रेजुएशन पास आउट हुए हैं उनको एक नया कोर्स करना है जो कि उनकी स्किल को इन्हेंस करेगा, स्किल को बहुत ज़्यादा बढ़ाएगा। तो आप ये कोर्स कर सकते हैं। IIT मद्रास ने प्रोग्रामिंग एंड डेटा साइंस में भारत की पहली ऑनलाइन BSc डिग्री शुरू की है। मैंने इसके ऊपर एक पर्टिकुलर वीडियो बनाया है, मैं इसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और आप मेरे चैनल में भी जाके ये सारी चीज़ें देख सकते हैं। ये एक बहुत अच्छा कोर्स है। पहली बार किसी ITI ने अपना ऑनलाइन एजुकेशन कोर्स जो है वो शुरू करने की बात कही है। इसमें क्या क्या क्वालिफिकेशन है, कब फॉर्म स्टार्ट होंगे, कैसे कैसे आप इसमें एंटर कर सकते हो, इनरोल कर सकते हो, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई है। हाँ, वहाँ पे मेरे से गलती हो गई, वो अब मैं आपको बता दे रहा हूँ कि वहाँ पे मैंने फाउंडेशन लेवल, यहाँ पे 3 लेवल है, फाउंडेशन लेवल, डिग्री लेवल, डिप्लोमा लेवल। ठीक है ना, तो वहाँ पे मैंने फाउंडेशन लेवल को फंडामेंटल लेवल बोल दिया, इसके लिए आई एम सो सॉरी। और बाकी सारी चीज़ें आपको वहाँ पे पता चल जाएंगी। ठीक है ना, चलिए कोवैक्सीन मानव नैदानिक परीक्षणों के लिए अनुमोदन प्राप्त करने वाली पहली स्वदेश कोविड-19 वैक्सीन बनी है। कोवैक्सीन
ये आपसे अगर पूछ सकता है कोवैक्सीन क्या है, तो कोवैक्सीन एक वैक्सीन है। इसे इन्होंने बोला है कि फर्स्ट ट्रायल के लिए इन्हें मंजूरी मिल गई और फर्स्ट ट्रायल कब तक होगा, 15 अगस्त तक होगा, ठीक है ना, 15 अगस्त। और अगर ये पूछे आपसे कि किसने बनाया है कोवैक्सीन, तो भारत बायोटेक इंडियन कंपनी है, ठीक है ना, तो इसने बनाया है। केंद्रीय ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ने भारत बायोटेक को कोवैक्सीन के लिए मानव नैदानिक परीक्षण के लिए मंजूरी दे दी है, जिसने यह अनुमोदन प्राप्त करने वाला पहला स्वदेशी कोविड-19 वैक्सीन उम्मीदवार बना है। कोवैक्सीन को भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR ने सहयोग से कंपनी भारत बायोटेक द्वारा विकसित किया गया है। यह हैदराबाद तेलंगाना में स्थित कंपनी के बायो सेफ्टी लेवल 3 BSL-3 हाई कंटेनमेंट सुविधा के लिए निर्मित एक निष्क्रिय टीका है। ये पहले देखिए, कोई भी वैक्सीन बनती है तो उसे बहुत ज़्यादा ट्रायल से गुजारा जा सकता है, और किसी भी वैक्सीन, कोई भी हो, कोविड-19 की नहीं, कोई भी वैक्सीन हो, तो उसको बनने में, क्योंकि पहले डायरेक्ट इंसान पे नहीं इंजेक्ट कर दिया जाएगा, उस पर इंसान पे नहीं, किसी पे ट्रायल कर दिया जाएगा, पहले वो छोटे छोटे जीवों पे ट्रायल किया जाता है। इससे कोई ज़्यादा चीज़ें तो नहीं हो रही, कोई ख़राब चीज़ तो नहीं हो रही है, ठीक है ना, जिससे बहुत ज़्यादा और सिचुएशन जो है वो क्रिटिकल हो जाए। तो इसको बनने में 1.5 से 2 साल लगता है, और इसी तरह से कोरोना को भी लगेगा हालांकि, ठीक है ना। तो इसने बहुत ज़्यादा स्टेटमेंट दिया है जल्दी कि ये 15 अगस्त को तक पहला जो है वो शुरू कर देगी ट्रायल। चलिए, लाजर चकवेरा हाल ही में अफ्रीकी देश मलावी के नए राष्ट्रपति बने, तो इंटरनेशनल न्यूज़ में आपसे पूछ सकता है, ठीक है ना। तो ये कौन है, लाजर चकवेरा, आपसे पूछ सकता है, तो मैंने आपको ये इंटरनेशनल न्यूज़ के अंदर बता दिए। कहाँ के हैं, अफ्रीकी देश मलावी के नए प्रेसिडेंट चुने गए हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ देखते हैं। नाडा के एथलीट को प्रतिबंधित पदार्थों से अवगत कराने के लिए नाडा इंडिया एप्लीकेशन लॉन्च की गई है। क्या है भाई ये, देखिए ये चीज़ आपको पता होगी कि हमारे जो इंडियन एथलीट होते हैं, चाहे वो इंडियन एथलीट हो चाहे वो इंटरनेशनल एथलीट हो, ठीक है ना, खिलाड़ी हो, तो वो क्या करते हैं कि जैसे कोई भी आप एग्जांपल के तौर पर ले लीजिए कि रनिंग एथलीट है वो, ठीक है ना, दौड़ने धावक है वो। अब क्या होगा कि कोई भी अगर वो इलीगल जो दवा है एक तरह से वो इंजेक्ट कर लेता है अपनी बॉडी में, तो वो बॉडी के नर्वस सिस्टम के साथ एक तरह से खिलवाड़ कर देती है वो दवाई, और वो अब नर्वस सिस्टम को बहुत ज़्यादा पुश करती है, जिससे वो धावक जो है वो अपने खेल में अगर जाने से पहले वो डोपिंग कर लेता है तो वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से दौड़ता है, मतलब उसका जो ब्रेन है वो उसके कंट्रोल में नहीं रहता और बहुत ज़्यादा वर्क करने लगता है। तो इस तरह से उसकी क्या क्या खामियाँ, और बहुत ज़्यादा इस तरह से लोगों को, चाहे वो इंडियन एथलीट के अंदर हो चाहे वो इंटरनेशनल एथलीट के अंदर हो, उनको बैन किया जाता है। ये कौन करता है, ये एक एजेंसी है, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, ये सारी चीज़ें करती है, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो इसने क्या किया है, एक नाडा एप्लीकेशन लॉन्च किया है, जिसमें बताया है कि इस तरह से अगर करेंगे या इस तरह से क्या क्या हानियाँ हो सकती हैं, और भी कई चीज़ें इस एप्लीकेशन में बताई गई हैं। तो आपसे अगर पूछा कि नाडा जो है नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, इसने क्या है, नाडा एक जो एप्लीकेशन है वो किसने लॉन्च की है, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट ने ये जो है वो लॉन्च की है। अच्छा, छत्तीसगढ़ राज्य गोधन न्याय योजना शुरू करने वाला पहला जो है वो राज्य बना है। क्या है ये गोधन न्याय योजना, देखिए इस समय आपको पता होगा फर्टिलाइज़र जो है वो एजेंसी बहुत ज़्यादा ग्रो कर रही है, मतलब खेत खाद इस तरह की जो चीज़ें हैं, क्योंकि बाहर से बहुत सारे लोग हैं। मैं आपको आगे न्यूज़ में बताऊंगा, कोर सेक्टर की एक न्यूज़ है उसमें आपको कवर करूंगा, ठीक है ना। तो गोबर से खाद बनाकर किसानों को पैसा दिया जाएगा। इसमें देखिए गाय होती हैं, वो जाहिर सी बात है गोबर वो करती हैं, ठीक है ना, और इससे बहुत ज़्यादा चीज़ें बनती हैं। और इसमें क्या किया जाएगा, जो गोधन न्याय योजना है, इसमें गोबर से जो चीज़ें जैसे खाद हो गई, उपले हो गए, और भी कई चीज़ें जो गोबर से बनाई जाएंगी, तो उसका जो पैसा आएगा उसे उसी के मतलब उन्हीं किसानों को दिया जाएगा, ताकि जो वो और ज़्यादा ग्रो कर सकें, ठीक है ना। चलिए, कौन है, आपसे पूछा अगर गोधन न्याय योजना किस स्टेट ने शुरू की, तो छत्तीसगढ़ स्टेट था। हाल ही में चीन ने भूटान के क्षेत्र पर अपना अधिकार बताया है। क्या है भाई, इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए एक संस्था है, क्या नाम है उसका, ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटीज़, यानी ये क्या करता है, फाइनेंस प्रोवाइड करवाता है। उसमें कई जो अलग अलग कंट्रीज़ हैं उनके द्वारा फंड दिया जाता है, और अलग अलग जगहों पर पर्यावरणीय बदलाव और सुधार के लिए सुधार और प्रदूषण को दूर करने के लिए जितने भी सारी चीज़ें हैं वो बचाओ एक तरह से सारी चीज़ें की जाती हैं, ठीक है ना। अच्छा, उसमें इंडिया भी शामिल है, तो हाँ इसमें इंडिया भी शामिल है। और क्या होता है कि जैसे आप एग्जांपल ले लीजिए नेपाल को, और नेपाल को कोई चीज़ करनी है, मतलब किसी तरह का कोई इंडस्ट्री अपनी लगानी है, तो वो भाई ज़्यादा लैंड जहाँ पे होगी वहीं पे रिक्वायर करेगा। तो जैसे वो इंडिया के अंदर आता है, तो इंडिया के अंदर क्या सेफ्टी मेजरमेंट है और क्या इन्वायरमेंट को लेकर सारी चीज़ें की जाती हैं, और इन्वायरमेंट को बचाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा क्या चीज़ें की जाएंगी, इनके ऊपर ये एजेंसी जो है वो काम करती है। और अलग अलग जो कंट्रीज़ हैं वो फ़ंड प्रोवाइड करवाते हैं ताकि इन्वायरमेंट जो है वो बचा रह सके।
ठीक है ना। तो ये एक फंडिंग ऑफ प्रोजेक्ट्स है, क्लाइमेट चेंज, लैंड और बायोडाइवर्सिटी, फूड एंड सेफ्टी, सस्टेनेबल सिटीज़, इंटरनेशनल वाटर्स, ओजोन लेयर और सस्टेनेबल फॉरेस्ट मैनेजमेंट। इनके ऊपर ये जो फंडिंग प्रोजेक्ट्स हैं, इनके ऊपर ये प्रोजेक्ट्स को इम्प्लीमेंटेशन किया जाता है। मतलब इतने सारे प्रोजेक्ट हैं जिन पे ये फंडिंग दी जाती है। कौन कौन से, मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। क्लाइमेट चेंज, लैंड डिग्रेडेशन, बायोडाइवर्सिटी, फूड सेफ्टी, सस्टेनेबल सिटीज़, इंटरनेशनल वाटर्स, ओजोन लेयर, सस्टेनेबल फॉरेस्ट मैनेजमेंट। ठीक है ना, इतने सारे कोर्स हैं, सॉरी कोर्स बोल रहा हूँ, सॉरी यहाँ पे इतने ज़्यादा जो चीज़ें हैं, प्रोजेक्ट्स हैं, इनके ऊपर फंडिंग की जाती है ताकि प्रोजेक्ट्स को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी तरीके से एनवायरनमेंट को सेव करके किया जाए। अच्छा, अभी इसकी 98 मीटिंग थी जहाँ पे भूटान में इन्वेस्टमेंट की बात हुई थी। ठीक है ना। देखिए, बहुत अलग अलग जो कंट्रीज़ हैं उन्होंने भूटान को एक ऐसा एरिया माना होगा जहाँ पे इस तरह से वो काम भी कर सकती हैं और एनवायरनमेंट को सेव भी कर सकती हैं। अच्छा, उस मीटिंग में क्या हुआ, चाइना भी था। तो चाइना ने कहा कि यह एक विवादित क्षेत्र है, किसको, भूटान को, जहाँ पे कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता। अच्छा, विवादित क्षेत्र के आप विवादित क्षेत्र क्या है आपको मैं समझाता हूँ। जैसे जम्मू एंड कश्मीर है भारत में, विवादित क्षेत्र क्यों, पाकिस्तान बोलता है ये हमारा है, इंडिया बोलता है हमारा है, हालांकि है हमारा ही, इंडियन का ही है, लेकिन पाकिस्तान लोग बोलते हैं कि हमारा है। तो ये विवादित क्षेत्र है, इसके अंदर कोई भी, हालांकि अब ये तो यूटी बन गया है और अब तो कुछ भी कर सकते हैं हम इसमें, क्योंकि ये हमारा ही एक भाग बन गया है। ठीक है ना। पहले क्या था, जब विवादित क्षेत्र था तो इसमें कोई भी जैसे कंट्री है अगर इन्वेस्ट करेगी तो ये इन्वेस्ट नहीं कर सकती है, क्योंकि एक तरह से विवादित क्षेत्र है। ठीक है ना। तो उसी तरह से चीन ने भी कहा कि भूटान ये विवादित क्षेत्र है जहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हो, और यहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता क्योंकि ये हमारा पार्ट भी है। अब देखो चीन को, ठीक है ना। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि भूटान पे कभी चाइना का दावा ही नहीं था, लेकिन इंडिया ने भूटान के पक्ष में कहा वहाँ मीटिंग में कि ऐसा कुछ नहीं है, और इसका समर्थन कई देशों ने किया। किसका समर्थन, इंडिया का, कि भाई भूटान आपका है ही नहीं, आप क्यों खामखा घुसे आ रहे हो अंदर। ठीक है ना। बाद में जब भूटान को इसका पता चला तो भूटान ने चाइना को लेटर लिखा कि भैया समझ लो, ये अब तुम्हारा नहीं है, ये हमारा ही है, और इसके लिए अब क्या है कि ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं, तो अब इसके लिए फ़ंड अवेलेबल करवाया गया है। तो यहाँ पे एक सेंचुरी है भूटान पे, तो वहाँ पे क्या नाम है उस पर, तो सेक्टेना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें की जाएंगी, सेक्टेना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, यहाँ पे ये फंडिंग प्रोवाइड करवाई गई और यहाँ का एनवायरनमेंट को सेव करके एक तरह से यहाँ पे काम किए जाएंगे, एनवायरनमेंट में और अच्छे अच्छे काम किए जाएंगे यहाँ पे। ठीक है। अच्छा, सरकार ने अपराध कानूनों के सुधार के लिए रणबीर सिंह की अध्यक्षता में राष्ट्रीय स्तर की समिति का गठन किया है। क्या है भाई, गवर्नमेंट हैज़ कॉन्स्टिट्यूटेड नेशनल लेवल कमेटी फॉर रिफॉर्म इन विच लॉ। देखिए 4 जुलाई से ये यानी 4 जुलाई यानी कल से ये काम प्रारंभ कर चुकी होगी ये जो समिति है, और ये क्या करेगी, ये सलाह देगी कि हमारे पुराने क्रिमिनल लॉ जो हैं उनमें क्या क्या परिवर्तन कर सकते हैं, क्या क्या रिफॉर्म कर सकते हैं और क्या क्या सुधार ला सकते हैं। अच्छा, ये कितने दिन के अंदर काम करके देगी, तो ये 3 महीने के अंदर जवाब देगी इंडियन गवर्नमेंट को, जो हमारे पुराने क्रिमिनल लॉ है उसमें क्या क्या चेंजमेंट कर सकते हैं, क्या क्या बदलाव कर सकते हैं और किस तरह से उनको अच्छे से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है ना। अच्छा, ये कौन है भाई, अगर आपसे पूछ सकता है कि रणवीर सिंह जिन्हें हाल ही में राष्ट्रीय स्तर की समिति का अध्यक्ष बनाया गया, तो ये कौन है, तो ये लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली में वाइस चांसलर हैं। कौन, रणवीर सिंह वाइस चांसलर हैं, कहाँ पे, लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली में। अच्छा ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो न्यूज़ निकल के आपके बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, कि आपसे अगर एग्जाम में पूछ लेगा कि कोर सेक्टर्स क्या होते हैं। हाल ही आंकड़ों के अनुसार भारतीय कोर सेक्टर उद्योग में गिरावट कितनी आई है, 23.4% की गिरावट आई है। कोर सेक्टर क्या है भाई, बिजली क्षेत्र, कृषि क्षेत्र और ये कोल इंडस्ट्री होती है। ठीक है ना। अच्छा, मैं आपको बताऊंगा कौन कौन सी है, पहले आप चीज़ें जान ली। कोर सेक्टर के अंदर 23.4% की गिरावट जो है वो दर्ज की गई है। अच्छा, 8 कोर सेक्टर हैं, बड़े स्तर पर रोजगार देने वाले क्षेत्र हैं ये, इसलिए इनको आप बोल सकते हो एक तरह से 8 कोर सेक्टर बोला जाता है, कोर सेक्टर्स इन्हें बोला जाता है। ठीक है ना। कोरोना के कारण इसमें सबसे भारी गिरावट आई है। ठीक है, क्या क्या गिरावट आई मैं आपको बता देता हूँ। देखिए कोर सेक्टर कौन कौन से हैं, क्रूड ऑयल, कोल मिनिस्ट्री, इलेक्ट्रिक जो है वो सेक्टर है वो आता है, नेचुरल गैस का सेक्टर आता है, और रिफाइनरी प्रोडक्शन आता है, सीमेंट आता है और स्टील। ये जितने भी हैं 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 और एक आता है स्टील 8। अच्छा, अब इसमें गिरावट क्या क्या आई, तो -7.1% की गिरावट आई क्रूड ऑयल में, -14% की कोल इंडस्ट्री में गिरावट आई है, इलेक्ट्रिक
में कितनी आई, -15.6% की गिरावट आई। नेचुरल गैस में आई है 16.8% की गिरावट आई है। रिफाइनरी पे क्या आई है तो 21.3% की गिरावट आई है। सीमेंट पे क्या आई है तो 22.2% की गिरावट आई है। स्टील और स्टील पे क्या आई है, स्टील पे सबसे ज़्यादा गिरावट देखी गई है 48.4%। और इसमें सबसे ज़्यादा जो है वो गिरावट इसमें एक इंडस्ट्री है जो जिसमें वृद्धि देखी गई है, जिसमें गिरावट नहीं आई उसमें और वृद्धि आई है। कौन सी है वो, फर्टिलाइज़र में जो कृषि का सेक्टर होता है उसमें 7.5% की जो ग्रो है वो देखी गई। क्यों ग्रो देखी गई, क्योंकि भाई आपको पता है कि जाहिर सी बात है बहुत सारे लोग जो है वो अपना व्यापार छोड़ छोड़ के, मतलब जहाँ पे काम कर रहे थे वो लोग छोड़ छोड़ के अपने अपने जो गांव हैं, कस्बे हैं, ज़िले हैं, वहाँ पे वापस आए हैं और उनके पास कोई काम नहीं था। तो जाहिर सी बात है वो अपने खेतों को देखेंगे जिन्हें वो छोड़कर गए थे किसी और के भरोसे। तो इस फर्टिलाइज़र सेक्टर में बहुत ज़्यादा वृद्धि जो देखने को मिली है। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और आप जान लीजिए कि अप्रैल 2020 के अंदर ये जो है चीज़ें थी। अच्छा, अब गिरावट क्यों आई है ये चीज़ें समझ लीजिए। देखिए लॉकडाउन है और ये सारे सेक्टर्स का कोई काम ही नहीं है। देखिए क्रूड ऑयल, यानी क्रूड ऑयल क्या है, जिससे ये पेट्रोल डीजल बनता है। गाड़ियाँ नहीं चली तो क्रूड ऑयल में लॉस हो गया। कोल क्या है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं बनी तो कोल इंडस्ट्री ठप हो गई एक तरह से। इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं हुई तो इससे ये सेक्टर बर्बाद हो गया। नेचुरल गैस क्या है, एलपीजी, ये सारी चीज़ें हो गई, इनमें भी बहुत ज़्यादा गिरावट क्योंकि इंडस्ट्रीज़ ही नहीं चली। रिफाइनरी प्रोडक्ट, रिफाइनरी कहाँ होगी भाई, कोई इंडस्ट्री चली ही नहीं तो रिफाइनरी कैसी। इसी तरह सीमेंट और स्टील, जब कुछ कारोबार ही नहीं चला, कोई नई एक तरह से बोल सकते हो आप बिल्डिंगें ही नहीं बनी, नए कॉर्पोरेट ही नहीं ज़्यादा इन्वॉल्व हुए, तो कैसा जो ग्रो है वो आपको देखने को मिलेगा। केवल फर्टिलाइज़र सेक्टर है वहाँ पे आपको ग्रो देखने को मिला है। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और जान लीजिए, अप्रैल 2020 के अंदर ये जो गिरावट थी ये 37% थी, मतलब बहुत ज़्यादा लॉस हुआ था उस समय। लेकिन ये मई में जब ये अनलॉक 1.0 अनलॉक 2.0 ये हुए हैं, तब से इसमें 23.4% की एक तरह से आप बोल सकते हो सुधार भी आया और ये गिरावट भी हुई है। ठीक है ना। अच्छा, और जैसे जैसे आप देख रहे हो कि कोविड-19 में बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिल रहे हैं बहुत ज़्यादा। और अब तक का, मैं अभी की थोड़ी देर पहले की न्यूज़ बता दे रहा हूँ कि अब तक के सबसे ज़्यादा केस आज के दिन पे आए हैं। कितने, पिछले 24 घंटे में 28,000 केस आए हैं। कितने, 28,000 केस आए हैं कोरोना के। और हमको क्या है, हमको सावधानी बरतनी है जब तक कि कोई वैक्सीन या कोई दवा नहीं आ जाती। भाई आप घर पे रहोगे, सेफ़ रहोगे। हालांकि मैं जानता हूँ ये काम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन आप उसमें प्रिकॉशंस जो है वो बरत सकते हो, सावधानी बरत सकते हो और सावधानी से भी काम किया जा सकता है। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ की बात करते हैं। हाल ही में UNFPA ने स्टेट ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन 2020 की रिपोर्ट जो है वो जारी की है। क्या है भाई ये UNFPA, यानी क्या है भाई, ये इसने रिपोर्ट जारी की है। अच्छा, क्या है, फंड फॉर पॉपुलेशन, यानी यूनाइटेड नेशन फंड फॉर पॉपुलेशन ने क्या किया है, ये रिपोर्ट जारी की है। ठीक है ना। अब ये कब शुरू की गई थी तो 1967 में शुरू की गई थी। इसके अंदर क्या क्या किया जाता है तो इसके अंदर जो चाइल्ड वुमेन के बारे में सारी चीज़ें बताई जाती हैं। ये कोड सेक्टर की यहाँ पे इमेज लग गई है। चलिए मैं इसके बारे में बात करें, इसके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है ना। अच्छा, क्या है, इसमें 46 मिलियन गर्ल्स जो है वो अपॉन 142 मिलियन गर्ल्स में मिसिंग है। यानी 142 महिलाओं में एक तरह से 46 मिलियन बच्चियां हैं। 142 बच्चियों में से 46 मिलियन बच्चियां हैं जो मिसिंग है। इस रिपोर्ट में बताया गया। मिसिंग कैसी, देखिए बहुत ज़्यादा इंडिया, चाहे वो इंडिया हो चाहे वो अदर कंट्री हो, इसमें महिलाओं को एक अलग ही नज़रिए से देखा जाता है और बहुत ज़्यादा बर्बरता आप एक तरह से सोच सकते हैं। उनके साथ बहुत ज़्यादा असमानता बढ़ती जाती है महिलाओं के साथ। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर बताई गई हैं कि चाहे वो बच्चा गर्भ में मार दिया जाए या गर्भ से बाहर आने के बाद मार दिया जाए, वो मिसिंग कैटेगरी के अंदर ही आएगा। तो इस सारी चीज़ों को, वो मार दी गई बच्ची या गर्भ के बाहर मार दी गई या रेप हो गया, ऐसी चीज़ों का मेरे को तो चलिए ठीक है ना, इसके अंदर बताना है इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक है ना। तो इस तरह से 142 में से 46 महिलाएँ जो है, बच्चियाँ जो है वो मिसिंग है। एक तरह से आप ये मान सकते हो। और भी रिपोर्ट में चीज़ें बताई गई कि देखिए जो बच्चियाँ, मैंने आपको जैसा बताया, जो बच्चियाँ पैदा होती हैं समय गर्भ में ही मार दी जाती हैं, उन्हें भी इसमें काउंट किया गया है। और फीमेल डेथ इंडिया में थाउजेंड्स में से 13.5% जो है जो मर जाती हैं पैदा होने के बाद तक। 5 साल तक की बच्ची जो है वो मार दी जाती है। इसमें बताया गया फीमेल डेथ को लेकर। इंडिया में वर्ल्ड की 40% और चाइना में 50% बच्चियाँ मार दी जाती हैं। आप
इस चीज़ से अंदाज़ा लगा सकते हो कि इंडिया में क्या है कि जो वर्ल्ड है उसकी 40% बच्चियाँ जो है वो इंडिया में मार दी जाती हैं और 50% बच्चियाँ जो है वो चाइना में मार दी जाती हैं। इस रिपोर्ट के अंदर UNFPA यानी यूनाइटेड नेशन फंड फॉर पॉपुलेशन के लिए ये बताया गया। अच्छा, इसमें ये जो ए देख रहे हैं आप, ये इसे पहले एक्टिविटीज़ था ये, लेकिन अभी ये ए हटा दिया गया है, इसे केवल UNFP रखा गया है, यूनाइटेड नेशन फंड फॉर पॉपुलेशन। ठीक है, ये सारी चीज़ें थी। आपसे क्वेश्चन में पूछ सकता है कि इसने अभी रिपोर्ट जारी की थी 2020 रिपोर्ट, ये कब शुरू हुई थी यूनाइटेड नेशन फंड फॉर पॉपुलेशन? तो 1967 में शुरू हुई थी। ठीक है, चलिए और चीज़ों के बारे में बता देते हैं हम। हाल ही में विश्व बैंक ने भारत को नमामि गंगे परियोजना के लिए 3000 करोड़ की ऋण की मंजूरी दी है। ठीक है ना, वर्ल्ड बैंक ने भारत को 300 करोड़ की ऋण की मंजूरी दी है। किस प्रोजेक्ट के अंतर्गत? तो ये नमामि गंगे है। कब शुरू हुआ? पहली चीज़ आपसे पूछ सकता है कि कब शुरू हुआ, तो ये शुरू हुआ था 2014, जून 2014 में ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ था। और तब से इसे बहुत ज़्यादा, मेरे को तो लगता है बहुत ज़्यादा इसके लिए बजट भी निकल चुका है और बहुत अलग अलग जगह से इसको ऋण भी मिल चुका है, तब भी ये सारी चीज़ें क्लियर नहीं हो रही हैं। ठीक है ना, हम तो पढ़ाई के पॉइंट ऑफ व्यू से चलते हैं। चलिए मैं आपको थोड़ी सी चीज़ें बता देता हूँ इसके बारे में। हाल ही में विश्व बैंक ने गंगा नदी के बेसिन में तने के प्रदूषण को कम करने के लिए मदद करने के लिए स्वच्छ गंगा NMN यानी नमामि गंगे एक तरह से परियोजना के लिए राष्ट्रीय मिशन के लिए 5 साल के ऋण दूसरे चरण के लिए मंजूरी दी है। फर्स्ट पार्ट इसका फर्स्ट वो हो गया है, सेकंड चरण है ये, दूसरा चरण है। अब तक 313 रुपये की लागत वाली परियोजनाएं मिशन के तहत 25,000 करोड़ रुपए मंजूर किए गए थे। पहला चरण नमामि गंगे पहले ही राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन के पहले चरण में दिसंबर 2021 तक वैलिडेशन है के रूप में विश्व बैंक ने 4,535 करोड़ रुपए दिए थे। बहुत ज़्यादा अमाउंट है ये, एक तरह से आप बोल सकते हैं। तो आप और हम एक तरह से इसमें हेल्प कर सकते हैं कि हम भाई गंगा में प्रदूषण ना फैलाएं। और इसमें देखिए हम तो इंक्लूड हैं ही, लेकिन आप ये सोच सकते हो कि बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ भी इंक्लूड हैं, तो एक तरह से उनको भी बहुत ज़्यादा नोटिस जारी किए गए थे, बहुत ज़्यादा उनके ऊपर भी एक्शन लिए गए थे इस चीज़ को लेके। ठीक है, चलिए। अच्छा, नमामि गंगे के अंदर 2 चीज़ें की गई थी। सॉरी, एक चीज़ पहले ये समझ लीजिए, पॉपुलेशन कंट्रोल और दूसरी चीज़ निर्मल गंगे। ये 2 प्रोजेक्ट एक तरह से चलाए गए थे और कि ये आप पूछ सकते हो जल मिनिस्ट्री के अंतर्गत ये आता है नमामि गंगे प्रोजेक्ट। और जल शक्ति मंत्रालय, ये अलग अलग मिनिस्ट्री है जो इसी बार शामिल की गई थी। और इसके मंत्री कौन है आपसे पूछ सकते हैं, जल शक्ति मंत्रालय के मंत्री कौन है? तो ये गजेंद्र सिंह शेखावत, ये जल शक्ति मिनिस्ट्री के जो हेड हैं आप मान सकते हो। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में बात कर देते हैं। जीवन भर की उपलब्धियों सांख्यिकी के लिए पहले PC महाल नोबेल पुरस्कार से सी रंगराजन ये कौन है? पूर्व गवर्नर हैं किसके? RBI के। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन अगर पूछे कि PC महाल नोबेल पुरस्कार किससे सम्मानित किया गया है, तो 2020 में सी रंगराजन से इसको सम्मानित किया गया, मतलब सी रंगराजन जी को मिला है। 30वीं न्यूज़ जो निकल के आई थी है, मध्य प्रदेश ने हमारा घर हमारा विद्यालय नाम की योजना जो है वो शुरू की है। इसमें एजुकेशन सिस्टम को और ज़्यादा ग्रो करवाया जाएगा और ज़्यादा चीज़ें जो है वो ऑनलाइन लाई जाएंगी। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में बात कर लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया आने वाले दशक में अपनी पहली सैनिक क्षमता बढ़ाने के लिए $190 बिलियन खर्च करेगा। इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए, फिर आसान भाषा में आपको समझाने की कोशिश करते हैं। ऑस्ट्रेलियन प्रधानमंत्री ने बुधवार को, ये जो बुधवार बीत गया, इसमें अगले दशक में अतिरिक्त रक्षा खर्च में 270 बिलियन ऑस्ट्रेलियाई डॉलर $190 बिलियन की घोषणा की है, जिसमें लंबी दूरी की मिसाइलें दुश्मन को अपने तटों से दूर रखने के लिए अन्य क्षमताएं शामिल करेंगी। ऑस्ट्रेलिया ने संयुक्त राज्य अमेरिका चीन के बीच तनाव सहित कारणों को द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इस क्षेत्र में ऐसी आर्थिक और रणनीति बनाएगी। ठीक है, चलिए ये कुछ चीज़ें थी। अच्छा, ये क्या किस लिए जारी की? तो ये फंड किस लिए दिया जाएगा कि ये डिफेंस सिस्टम को बूस्ट करेगा। कहाँ की? ऑस्ट्रेलिया को। ठीक है, अच्छा ये जो 190 बिलियन आप देख रहे हो, ये अगले 10 साल तक का बजट है उनका, एक बार में नहीं खर्च करेंगे, अगले 10 साल तक ही डिफेंस मिनिस्ट्री में, मतलब डिफेंस में ऐसे खर्च करते रहेंगे। भारत अपने यहाँ कितना खर्च करता है? तो भारत एक साल में 65.86 बिलियन डॉलर खर्च करता है अपने किसमें? डिफेंस सिस्टम में। मैंने आपको बताया था प्रीवियस रिपोर्ट में भी, प्रीवियस न्यूज़ में भी आपको बता चुका हूँ। आपको सिपरी की एक रिपोर्ट पता होगी, उसमें ऐसे ही चीज़ों का जिक्र किया जाता है। आपको वो चीज़ें देखनी है तो आप प्रीवियस वीडियो हमारी देख सकते हैं, वहाँ पे मैंने आपको बताया है। ठीक है,
नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में बात कर लेते हैं। भारत ने जापान के साथ हिंद महासागर में पॉसेक्स नौसेना अभ्यास किया है। क्या है पॉसेक्स नौसेना अभ्यास? तो ये एक दिवसीय एक्सरसाइज है, नेवल एक्सरसाइज है, जिसे किसने, इंडिया और जापान ने एक साथ किया है। इससे एक तरह से आप बोल सकते हो कि अलग अलग जो कंट्रीज़ हैं, चाहे वो भारत हो चाहे वो और कंट्री हो, ये अपनी एक्सरसाइज क्यों करता है? ये अपने एक तरह से परीक्षण करता है अपने हथियारों का और अपनी चीज़ों का, अपनी सेनाओं का एक तरह से प्रचार प्रसार करने की कोशिश करता है, ताकि अलग अलग कंट्रीज़ में उसका ज़्यादा से ज़्यादा दबदबा बन सके और चीज़ों एक तरह से क्लैरिफाई हो सकें। तो इसमें किसने पार्ट किया है? तो भारत और जापान ने इसमें पार्टिसिपेशन लिया था। ठीक है। आपसी समझ को इसमें थोड़ा सा जान लेते हैं। आपसी समझ को बढ़ावा देने के लिए भारतीय नौसेना और जापानी नौसेना, जापानी मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स और सामरिक और संचार प्रशिक्षण के लिए हिंद महासागर यानी हिंद महासागर में क्षेत्र में IUR में मलक्कर जल डमरू में एक दिवसीय नौसेना अभ्यास पैसेक्स आयोजित किया गया था। ये पिछले 3 वर्षों में इन दोनों देशों की नौसेना द्वारा किया गया 15वां अभ्यास है। यानी 15 एक्सरसाइज हो चुकी हैं और 15वीं एक्सरसाइज ये 14 हो चुकी हैं। ठीक है। अच्छा, अब ये मैं आपको बताऊंगा जो मैंने AFSPA एक्ट जो मैंने आपको बताया था, जो थंबनेल में आपने देखा होगा, उसके बारे में बात कर लेते हैं। केंद्र सरकार ने एप्सपा अधिनियम 1958 के तहत नागालैंड को 6 महीने के लिए आसान क्षेत्र घोषित किया है। इसके बारे में जान लेते हैं। क्या है भाई ये? देखिए, इसमें नागालैंड, इसमें बहुत ज़्यादा अलग अलग जो राज्य हैं भारत के उनको रखा गया है। इसमें असम, मेघालय और नागालैंड, जम्मू एंड कश्मीर इसमें ही रखा गया है। अच्छा, क्या है ये भाई? देखिए, यहाँ पे आदिवासी लोग रहते हैं ज़्यादा नागालैंड में, ठीक है ना, जहाँ इन्हें अपनी संपत्ति रहन सहन से बड़ा प्यार है, क्योंकि जाहिर सी बात है वो ज़्यादा बाहरी दुनिया में इन्वॉल्व नहीं होते हैं आदिवासी लोग। तो जो चीज़ें इनके पास हैं, ये लोग बहुत एक तरह से आप बोल सकते हो अच्छे भी होते हैं और अपनी संस्कृति से बहुत प्यार भी करते हैं। ठीक है ना। जिसे देखते हुए भारत सरकार द्वारा इन्हें रहने के लिए रहने दिया गया। लेकिन यहाँ पर एक समय में चीन ने म्यांमार के माध्यम से पैसे भेजने शुरू किए। किसने? चीन ने। चीन को लगा भाई इसको कब्जा कर लेते हैं नागालैंड में। तो ये बहुत, अब क्या बोलें, हम चीन के बारे में कुछ नहीं बोल सकते, ठीक है ना। बोल सकते हैं, बहुत ज़्यादा बोल सकते हैं, लेकिन हम इस टॉपिक पे जाना नहीं चाहते और हमारा जो काम है वो हम कर रहे हैं, ठीक है ना। तो चीन ने म्यांमार के माध्यम से पैसे भेजना शुरू किए और एक तरह से यह हिस्सा हड़पने की नीति थी, ठीक है ना, क्योंकि ये चीन को लग रहा था, चीन अधिकतर जगह पे यही करता है, ये फॉर्मूला अपनाता है, चाहे वो अभी आप देख रहे हो नेपाल में हो, चाहे वो पाकिस्तान में हो। ज़्यादा से ज़्यादा पैसा दो, इनको एक तरह से उकसाओ कि हाँ, इनको ज़्यादा से ज़्यादा फंड दो, और जैसे ये फंड नहीं पूरा कर पाते, ये लोन नहीं दे पाते, तो इनकी ज़मीन मांग लो, मतलब हड़प लो। भाई जब नहीं दे सकते तो कोई चीज़ तो दोगे ना, तो ज़मीन दे दो हमने। ये सारी नीतियाँ हैं चीन की। लेकिन सरकार को जब ये लगा, तो सरकार ने 1958 के अंदर, कब, 1958 के अंदर आर्म्ड फोर्स को स्पेशल पावर दे दिए। यहाँ पे जो आर्म्ड फोर्स लगी रहती हैं उनको स्पेशल पावर दे दिए। क्या थी ये पावर्स? तो सेना को लगे देश विरोधी गतियाँ हो रही, अगर सेना को लगता है कि विरोधी गतिविधियाँ हो रही, तो सेना वहाँ पे ओपन फायर कर सकता है। जिसके ऊपर भी शक हो, सेना को खुली छूट है कि वहाँ पे आप ओपन फायर कर सकते हो। दूसरी चीज़ क्या थी? किसी भी संदिग्ध व्यक्ति द्वारा अगर आपको लगे कि राष्ट्र विरोधी कार्य किए जा रहे हैं नागालैंड के अंदर, तो बिना किसी अरेस्ट वारंट के आप उसे अरेस्ट कर सकते हैं। ये दूसरा पावर था जो इंडियन गवर्नमेंट ने दिया। तीसरा क्या था? बिना किसी प्रीरियर नोटिस के से केवल सर्च वारंट के साथ किसी भी घटना की जांच हो सकती है। मतलब किसी भी जगह आप जांच कर सकते हो बिना किसी सर्च वारंट के। ये पावर दिया गया था जो है हमारी आर्म फोर्सेस को, ठीक है ना। ये नागालैंड के अलावा अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर और जम्मू एंड कश्मीर में ये AFSPA लगा होता है। इसका फुल फॉर्म क्या है? मैंने आपको बताया था, आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट, ठीक है। चलिए, ये कुछ न्यूज़ हो गई, मैं आपको बता दी। अब थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। भारत सरकार ने सशस्त्र बलों को विशेष शक्तियाँ अधिनियम 1958 की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने के 30 जून 2020 से 31 दिसंबर 2020 तक यहाँ पे अवधि जो है वो बढ़ा दी है। एक और 6 महीने के लिए पूरे नागालैंड में अशांत क्षेत्र घोषित कर दिया गया है। नागालैंड का लगभग 6 दशकों से सशस्त्र विशेष अधिकार अधिनियम एप्सपा के अधीन था और अगस्त 2015 में एक फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर किए जाने के बाद इसे वापस नहीं लिया गया था, क्योंकि जाहिर सी बात है अभी चीन तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो अभी फिर से ये सारी चीज़ें ना हो जाएं, तो इसलिए इसको बढ़ा दिया गया है। क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट जो है वो अलग अलग सिचुएशन पे नज़र रखना चाहती है और इस सब के बीच में ये चीज़ें ना आए, यहाँ पे ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, तो इसलिए इसको जो टाइम ड्यूरेशन है इसको बढ़ा दिया गया है, ठीक है। चलिए,
रेलवे यात्री ट्रेन संचालन में संचालित ट्रेनों के 5% ट्रेन में निजी भागीदारी शुरू करेगी। ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था, मैंने इसको इसलिए कवर कर लिया। इसमें एक दो चीज़ें और हैं जो मैं आपको बताऊंगा। रेलवे अप्रैल 2023 तक कुल ट्रेनों का 5%, मतलब जितनी भी उनके पास ट्रेनें हैं उनका 5% प्राइवेटाइजेशन के ऊपर लगाएगी, मतलब प्राइवेट कर देगी है, और इसमें प्राइवेट कंपनियों की हिस्सेदारी बढ़ जाएगी और प्राइवेट कंपनियां ज़्यादा से ज़्यादा काम कर पाएंगी इनमें। और रेलवे ने कहा है कि ये भाई हमारी जो है वो अपनी चीज़ें हैं, अपनी रेलवे है, उनको एक तरह से बूस्ट कर रहे हैं। अपने जितने भी सिटीजन्स हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटीज़, ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं देने के लिए ये सारी चीज़ें की जा रही हैं, ठीक है ना। अच्छा, ये किसने कहा है? रेलवे ने कहा है। अब एक से चीज़ें आपसे और पूछ सकता है कि रेलवे के इस समय चेयरमैन कौन है, तो वीके यादव। वीके यादव किसके रेलवे के चेयरमैन है। रेलवे मिनिस्ट्री कौन देखता है, तो पीयूष गोयल जी देखते हैं, रेल मिनिस्ट्री इनके हाथ में है, ठीक है। और चीज़ें आप एक दो पॉइंट और जान लीजिए कि 1 जुलाई 2020 को 1 जुलाई 2020 को क्या हुआ था, भारत के इतिहास में पहली बार कोई भी ट्रेन लेट नहीं हुई थी। यानी जो 1 जुलाई गुजरी उसमें जितनी भी ट्रेनें, कुछ स्पेशल ट्रेनें ही चल रही थी माना, लेकिन रेलवे का इतिहास रहा है कि भाई बहुत ज़्यादा ट्रेनें यहाँ पे लेट होती हैं। जापान एक ऐसा देश है जहाँ पे अगर एक भी सेकंड आप ट्रेन लेट हो जाती है तो वहाँ पे वो जापान जो रेलवे होता है वो पूरे सिटीजन्स से माफ़ी मांगता है कि हाँ भाई हम जो लेट हुई आपको जो सुविधाएं उसके लिए हम माफ़ी मांगते हैं। लेकिन इंडिया ऐसा है कि यहाँ पे पहले ट्रेन 5 घंटे डिले, फिर 6 घंटे डिले ऐसा करते करते वो ट्रेन रद्द भी हो जाती है, लेकिन कोई कस्टमर की चीज़ों को ध्यान नहीं रखा जाता है, कस्टमर की जो सुविधाएं उन पर ध्यान नहीं रखा जाता है, ठीक है ना। तो 1 जुलाई 2020 को पहला पॉइंट कि 1 जुलाई 2020 को पहली बार इतिहास में कोई भी ट्रेन लेट नहीं हुई थी इंडियन रेलवे के अंदर। दूसरी चीज़, भारत में लंबी ट्रेन पहली बार चली है, सबसे बड़ी लंबी ट्रेन 4 ट्रेनों को जोड़कर 2.8 किलोमीटर की ये जो लंबी ट्रेन है कहाँ चली है, मतलब कौन सी, इसका नाम क्या है, शेषनाग, इसका नाम रखा गया है शेषनाग, और अभी हाल ही में चली थी। नेक्स्ट न्यूज जो निकल के आई है, इंद्रमणि पांडे को संयुक्त राष्ट्र में भारत का अगला स्थायी प्रतिनिधित्व नियुक्त किया गया है। क्या है, कौन है भाई इंद्रमणि पांडे, इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए, अभी आपको पता ही होगा कि हाल ही में भारत जो है वो यूनाइटेड नेशन सर्विस काउंसिल का सिक्योरिटी काउंसिल का नॉन परमानेंट मेंबर बना है। आपको ये सारी चीज़ें पता होंगी, ठीक है ना। तो यूएनएससी के इंडिया के नॉन परमानेंट मेंबर बनने पे, देखिए यूएनएससी के 2 मुख्यालय हैं, एक न्यूयॉर्क में है और एक जिनेवा में है। तो न्यूयॉर्क में इनको जिनेवा के अंदर इनको अपॉइंट किया गया। जिनेवा के हेडक्वार्टर में ये बैठेंगे, कौन, इंद्रमणि पांडे, और न्यूयॉर्क वाले हेडक्वार्टर में कौन बैठेगा, TS त्रिमूर्ति। ये दोनों लोगों को अपॉइंट किया है कि ये यूएनएससी यानी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर इंडिया की जो प्रेसिडेंसी एक तरह से वो संभालेंगे, ठीक है ना। चलिए, TS त्रिमूर्ति ये कहाँ बैठेंगे, ये न्यूयॉर्क वाले हेडक्वार्टर में बैठेंगे, और ये इंद्रमणि पांडे जी है जो ये कहाँ बैठेंगे, जिनेवा वाले में, ठीक है। चलिए, सिद्धार्थ मुखर्जी और राज चेट्टी को अमेरिका के 2020 ग्रेट इमिग्रेंट में से सम्मानित किया गया है। अच्छा, कौन है ये भाई, इनके बारे में जान लीजिए। ये जो सिद्धार्थ मुखर्जी हैं और राज चेट्टी जी हैं। सिद्धार्थ मुखर्जी जी कौन है, ये पत्रकारिता के अंदर इनको पुलित्जर पुरस्कार मिला था। आपसे कभी पूछ लिया जाता है कि अमेरिका के जो 2020 ग्रेट इमिग्रेंट अवार्ड हैं, यानी बाहर से आए हुए लोग, ग्रेट इमिग्रेंट का मतलब यही होता है कि बाहर से आए हुए लोग, यानी इंडिया की कंट्री से गए हुए अमेरिका में लोग जिन्होंने सबसे अच्छा उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है किसी भी चीज़ के अंदर, चाहे वो पत्रकारिता हो चाहे वो किसी भी चीज़ को हो, तो उनके अंदर ये अवार्ड में चुना गया है इनको। कितने लोग टोटल, कितने लोग थे वहाँ पे, 38 लोग थे। 38 लोग में ये 2 लोगों को चुना गया है। अच्छा, एक चीज़ और जान लीजिए, सिद्धार्थ मुखर्जी को पुलित्जर पुरस्कार मिला था और ये पत्रकारिता के अंदर ये पुरस्कार जो है वो दिया जाता है पत्रकारिता के अंदर। राज चेट्टी किस फील्ड से रिलेटेड है, किस फील्ड से जुड़े हैं, तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं राज चेट्टी जी, ठीक है। चलिए, HDFC बैंक ने किसानों के लिए ई-किसान धन एप्लीकेशन जारी किया है। क्या होगा इसमें, क्रेडिट कार्ड से जुड़ी सुविधाएं, फसलों की जानकारी और अन्य कई तरह की जानकारी दी जाएंगी। अगर आपसे पूछ लेता है कि HDFC बैंक ने कौन सी जो है वो ऐप लॉन्च की है, तो ई-किसान धन जो है वो लॉन्च की है। चलिए, नेक्स्ट चीज़ जान लेते हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, मैं आपको बता दूँ। ये जो इस समय आप देख सकते हैं ये कौन है, व्लादिमीर पुतिन है। कहाँ के राष्ट्रपति हैं, रशिया के राष्ट्रपति हैं ये। देखिए, इसमें क्या हुआ था कि अभी मैंने थोड़े दिन पहले ये न्यूज़ जो है वो कवर की थी, शायद कवर की थी, चलिए नहीं कवर की तो मैं आपको बता देता हूँ
भाई रसिया में लॉ चेंज हो रहा था, यानी प्रेसिडेंट का कार्यकाल या अपना कार्यकाल बढ़वा रहे थे। इसके लिए इन्होंने कोर्ट के जज को हटाने का पावर, एजेंसियों के हेड को नियुक्त करने का पावर प्रेसिडेंट के हाथ में लाएंगे, ऐसे नियम इन्होंने बदलने के निर्णय लिए थे। ठीक है ना। चलिए, तो अभी वो सारी चीज़ें हो गई हैं और इनको चुन लिया गया है, एक तरह से लोगों ने चुन लिया है इनको आगे बने रहने वाले पीएम के तौर पे। अच्छा, सॉरी, प्रेसिडेंट के रूम पे। अच्छा, क्या है, देखिए 65% लोगों ने वोट किया था। 65% इन्होंने क्या कहा था, देखिए अभी 2024 तक के प्रेसिडेंट हैं रसिया के, लेकिन इन्होंने क्या किया भाई, आगे भी हम प्रेसिडेंट रह लें, क्योंकि आपने देखा होगा कि कई कंट्रियों के प्रेसिडेंट के कार्यकाल सीमित होते हैं, यानी 2 बार से ज़्यादा प्रेसिडेंट नहीं बन सकते, लेकिन ये जो है वो अलग ही लेवल पे हैं, ये भाई बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, कोई भी काम करेगा तो जनता उसको सपोर्ट करेगी। तो ये इन्होंने फिक्स कर लिया है कि हम भाई आगे भी रहे। अभी मैंने इनकी पूरी हिस्ट्री में आपको बताऊँगा। तो 65% लोगों ने वोट किया है कि ये आगे भी प्रेसिडेंट रहें, और से 65% में से 78% लोग चाहते हैं, जो ये चाहते हैं, 65% लोगों ने वोट किया, इसमें 78% ये लोग चाहते हैं कि ये आगे भी काम करते रहें रशिया के लिए। अच्छा, मैं आपको एक और इनका इतिहास बता देता हूँ। तो ये पहली बार प्राइम मिनिस्टर बने थे 1999 में, यानी प्रधानमंत्री बने थे रशिया के। ये एक एजेंट थे एजेंसी में, उसके बाद इन्होंने इस फील्ड में हाथ अजमाने की सोची, तो ये 1999 में प्राइम मिनिस्टर बन गए। लेकिन 1990 में से 2000 तक कार्यवाहक राष्ट्रपति के तौर पर इन्होंने काम किया। क्यों? क्योंकि राष्ट्रपति का उस समय शायद कोई मैटर हो गया था, ये किसी आरोप के अंदर फंस गए थे वो, तो इसलिए इनको कार्यवाहक राष्ट्रपति, एक तरह से सहयोगी राष्ट्रपति के तौर पे इन्होंने काम किया था। अब उसके बाद 2000 से 2004 के अंदर प्रेसिडेंट बन गए थे। कैसे प्रेसिडेंट बन गए थे ये? क्योंकि इन्होंने ऐसी चीज़ें लाई थी, ऐसे रिफॉर्म्स किए थे, ऐसे बदलाव किए थे रसिया के अंदर कि जो इनकम थी आम लोगों की वो डबल ट्रिपल हो गई थी, और इससे बहुत ज़्यादा लाभ हुआ था जो रशिया के लोग थे, और इसलिए उन्होंने इनको एज अ प्रेसिडेंट चुन लिया था। ठीक है। फिर उसके बाद 2004 के बाद 2004 से 2008, यानी पहले तो ये 2000 से 2004 तक बन गए, फिर 2004 से 2008 तक ये फिर से प्रेसिडेंट बन गए। अब क्या है कि रशिया में ऐसा लॉ है कि 2 बार से ज़्यादा प्रेसिडेंट नहीं बन सकते। तब इन्होंने क्या किया, 2008 से ये 2012 तक पीएम रहे। प्रेसिडेंट के तौर पे इन्होंने अपनी पार्टी से रिलेटेड एक व्यक्ति थे, दमित्री मैत्रेदेव, इन्होंने इनको प्रेसिडेंट बनाया वहाँ पे। ठीक है ना, 2008 से 2012 तक, और ख़ुद ये प्राइम मिनिस्टर यानी प्रधानमंत्री बन गए, क्योंकि 2 बार से ज़्यादा वाला बन नहीं सकते थे। लेकिन उन्होंने दमित्री मैत्रेदेव से संविधान में ऐसे संशोधन कराया कि कोई भी प्रेसिडेंट गैप लेगा, अगर जैसे इन्होंने क्या किया, 2008 से 2012 के बीच गैप ले लिया, प्राइम मिनिस्टर बन गए, तो अगर कोई भी व्यक्ति गैप लेता है और गैप लेने के बाद कोई भी व्यक्ति दोबारा से प्रेसिडेंट बनना चाहे तो वो प्रेसिडेंट बन सकता है। ये इन्होंने संविधान संशोधन करा लिया। ठीक है। पीरियड को बढ़वा के इन्होंने दूसरी चीज़ क्या की, इन्होंने पीरियड बढ़वा के 6 साल करवा लिया। मतलब जो 4-5 साल का पीरियड था प्रेसिडेंट का, उसको बढ़वा के इन्होंने 6 साल कर लिया। ठीक है। ये बहुत इन्होंने अच्छा खेल, आप एक तरह से पॉलिटिकल गेम बोल सकते हैं, इन्होंने खेला। दूसरी चीज़ उन्होंने क्या की, फिर उसके बाद ये आए सत्ता में 2012 से 2018 तक, फिर ये भाई प्रेसिडेंट बन गए। जाहिर सी बात है, जब इन्होंने इम्प्लीमेंटेशन करवाया था कॉन्स्टिट्यूशन में, तो ये फिर से बन गए। फिर उसके बाद 2018 में फिर से इनको चुन लिया गया, और 2018 से भाई रशिया को, जनता को लगा कि कोई काम ही नहीं कर सकता इनके जैसा, तो 2018 से 2024 तक इनको फिर से प्रेसिडेंसी दे दी गई। लेकिन अब इन्होंने सोचा कि 2024 के बाद क्या होगा, तो फिर इनको गैप लेना पड़ेगा। तो अब ये इस तरह की सिचुएशन देखना नहीं चाहते थे, इसलिए इन्होंने क्या किया, इन्होंने ये रिफॉर्म्स कर दिए कि जनता से डायरेक्ट चुनाव करवाए, और डायरेक्ट समर्थन प्राप्त करके ये जो अपना टाइम पीरियड है इसको 2024 से 2036 करवा लिया। कितना करवा लिया? 2036 तक। मतलब अब ये 2036 तक प्रेसिडेंट रहेंगे, कुछ भी हो जाए रसिया के अंदर। मतलब लोगों ने इनको इतना सपोर्ट किया है। ठीक है। तो ये न्यूज़ निकल के आई थी, मैंने आपको बता दी। ये इनकी पूरी हिस्ट्री मैंने बताने की कोशिश की, आप उम्मीद है आपको समझ में आएगा। अच्छा, एक चीज़ और, अगर आपको ये सारे जो PDF हैं, नोट्स हैं, आर्टिकल्स हैं डेली के व्यूज़ पे, अगर आपको चाहिए हो तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। मैं आपको डेली वहाँ पे करंट अफेयर्स की न्यूज़, आर्टिकल्स, न्यूज़पेपर्स की कटिंग, बहुत सारी चीज़ें आपको बताता हूँ। तो लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में बात कर लेते हैं। ये सारी चीज़ें थी, आप पढ़ लीजिएगा। 22 अप्रैल 2020 को आयोजित किया गया था। हाल ही में बोत्सवाना के ओकावंगा डेल्टा क्षेत्र में सैकड़ों हाथियों की रहस्यमय तरीके से मौत हुई। आप देख सकते हो, ये हाथी मरे पड़े हैं, ये हाथी मरे पड़े हैं, और इस तरह के बहुत ज़्यादा हाथियों की मृत्यु हो गई थी। अच्छा, ये क्या था भाई? बोत्सवाना कहाँ है? अफ्रीका में है। यहाँ पे सैकड़ों हाथी रहस्यमय तरीके से मरे गए थे। अच्छा, ये क्या है? ये रिवर है एक तरह से,
ओकवांगा डेल्टा, ये जो बोल रहे हैं आप, ये रिवर है। और चीज़ें क्या है भाई, इसमें 1 लाख, यहाँ पे जो ये क्षेत्र है यहाँ पे 1,30,000 जो हाथी हैं वहाँ पाए जाते हैं। और अफ्रीका गवर्नमेंट, जो अफ्रीकन गवर्नमेंट है, ये इसको लेके बहुत ज़्यादा काम करती है कि यहाँ पे हाथी जो है वो बहुत अच्छे से रह पाएँ और इनको ज़्यादा कोई प्रॉब्लम ना हो। तो यहाँ पे आप इलीगल तरीके से व्यापार नहीं कर सकते हाथियों का। जैसे बहुत से लोग होते हैं ना, हाथी दांत की रिक्वायरमेंट रखते हैं, तो लीगल तरीके से हाथियों को मार देते हैं और उनके दांत जो है वो सेल करते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे गवर्नमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव है इस चीज़ को लेकर, और यहाँ पे ऐसी चीज़ कोई नहीं हो सकती। लेकिन अभी क्या है, चर्चा में बहुत ज़्यादा हाथी मरे गए। ये क्या है, हवाई सर्वे हुआ था, यानी हवाई एक जो एजेंसी, सर्वे एजेंसी है, इसने हवाई यात्रा से सर्वे किया था, और इसमें ये क्या है पाए हैं कि बहुत ज़्यादा हाथी मारे गए हैं भाई। और एक चीज़ देखी गई कि इनके जो दांत हैं वो वैसे के वैसे ही हैं, मतलब हाथी दांत के लिए इनको नहीं मारा गया। तो ये मारे किस चीज़ के लिए गए हैं? देखिए, एक रिपोर्ट निकली है जिसके अंदर ये बताया गया है कि रिपोर्ट में कि पहली चीज़ जो देखने को मिली कि हाथी सिर के बल पड़ा है। ये देखिए, यहाँ पे भी देख सकते हैं, यहाँ पे भी सिर के बल गिरा है। दूसरी चीज़ क्या देखी गई कि चलते समय हाथी दिशा भटक रहे हैं। जो अभी जीवित हैं हाथी, उनका क्या है, न्यूरो सिस्टम, शायद नर्वस सिस्टम जो है वो बदल गया है और उनका दिमाग उनके साथ खेल रहा है। हालांकि हाथी क्या होता है कि एक चाल में चलता है, लेकिन अभी जो हाथी वहाँ जिंदा है वो इधर उधर भागने की कोशिश कर रहे हैं। तो दूसरी चीज़ निकल के आएगी, हाथी दिशा भटक रहे हैं। तीसरी चीज़ क्या निकल के आएगी, इनको न्यूरो डिजीज़ है, कोई जो दिमागी बीमारी है शायद कोई, या किसी तरह का केमिकल हो सकता है, कोई भी चीज़ ऐसी हो सकती है जिसके द्वारा इन लोगों को ये प्रॉब्लम हो रही है। तो अभी इसके अंदर रिसर्च बाकी है, जैसे ही कुछ न्यूज़ निकल के आती है मैं आपको अपडेट करूँगा। ठीक है। नेक्स्ट जो न्यूज़ है, हाल ही में आंकड़ों के अनुसार 2019-20 में चीन के साथ भारत के व्यापार में घाटे में कमी आई है। बहुत अच्छी चीज़ है कि साला चाइना को बायकॉट ही कर दो, आपने देखा होगा। लेकिन कई लोग क्या कर रहे हैं कि चीन का सामान तोड़ रहे हैं अपने घर में जो है वो एक अच्छी चीज़ नहीं है। देखिए, आप उस चीज़ पे पैसे इन्वेस्ट कर चुके हो ऑलरेडी, वो चीज़ अभी आपकी हुई, आप उस पर तोड़ोगे, उसको बायकॉट करने की कोशिश करोगे, तो वो एक अच्छी चीज़ नहीं है, वो सही चीज़ नहीं है। अभी क्या करो, आप बायकॉट करो, अच्छे से बायकॉट करो कि अब कोई चाइनीज़ प्रोडक्ट, आप ये बोलो ना अपने आप से कि अब कोई चाइनीज़ प्रोडक्ट आप ऐड नहीं करोगे अपने के अंदर, ठीक है ना, अपने घर के अंदर या अपनी चीज़ों के अंदर। तो ये सारी चीज़ें हैं। और अभी इंडिया चाइना ट्रेड वॉर चल रहा था, तो अभी इसके अंदर क्या हुआ कि व्यापार घाटे में 48.66 बिलियन डॉलर की घाटा हुआ है। किसको? चाइना को। अच्छा, दूसरी चीज़ क्या है, देखिए, भारत जो आयात करता है चाइना से, वो कितना है? 65.26 बिलियन डॉलर ये आयात करता है भारत। कहाँ से? चीन से। और निर्यात कितना करता है, बेचता कितना है? सिर्फ 16.6 बिलियन डॉलर। तो ये बहुत ज़्यादा, आप देख रहे हो कहाँ 66.6 और कहाँ 65.26। तो ये सारी चीज़ें देखने को मिली। अच्छा, इसमें घाटा क्या देखा गया है? देखिए, 2017 और 2018 के अंतर्गत क्या हुआ है? 63 बिलियन डॉलर का घाटा हुआ है। 2018-19 के अंदर कितना हुआ है? 53.56 बिलियन का घाटा हुआ है, जिसको चाइना को, इंडिया के द्वारा। 2019 में क्या हुआ है कि 48.66 बिलियन डॉलर का घाटा देखने को मिला है चाइना को इंडिया की तरफ से। तो हालांकि हम बहुत अच्छा जा रहे हैं और हम इसी तरह से बायकॉट करते रहेंगे। तो इनकी भाई हमें ऑप्शन भी चाहिए। तो ऑप्शन क्या होगा कि हमारी इंडियन ब्रांड्स जो है वो निकल के आएंगे। देखिए, चाइना क्या करता है, बहुत सस्ते दामों पे हमें चीज़ें टिका देता है। तो इसलिए भाई हम, जाहिर सी बात है, हम अपनी चीज़ों की सेविंग्स करते हैं, मनी की सेविंग्स करते हैं, इसलिए चाइना पर डिपेंड हो जाते हैं। लेकिन हमें क्या है, अभी चाइना के ऊपर डिपेंड नहीं होना है, हमें 1 रुपये ज़्यादा पे कर देना है, लेकिन इंडियन ब्रांड पे ही पे करना है, ठीक है ना। चलिए, और दूसरी चीज़ क्या निकल के आएगी, एफडीआई के थ्रू, जो दिसंबर 2019 की रिपोर्ट है, उसमें एफडीआई में 8 बिलियन डॉलर का जो है वो 8 बिलियन डॉलर की एफडीआई आई थी चाइना से, ठीक है। तो ये कुछ रिपोर्ट थी जो मैंने बता दी। ये पेपर की कटिंग देख सकते हैं, द इकोनॉमिक टाइम्स की कटिंग है ये। जो 40वीं न्यूज़ है उसके बारे में बात कर लेते हैं। भारत ने एलपीजी गैस कारोबार के लिए बांग्लादेश के साथ संयुक्त उद्यम किया। क्या है भाई? जॉइंट वेंचर मीन्स पार्टनरशिप की है इंडियन और भूटान ने, सॉरी, बांग्लादेश में। ये बांग्लादेश की पीएम है, एक तरह से आप बोल सकते हो। कौन है ये? शेख हसीना जी, और ये हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं। तो इन्होंने पार्टनरशिप की है, बांग्लादेश और भारत ने। क्या पार्टनरशिप की है कि दोनों लोग 50-50% के तौर पर पार्टनरशिप करेंगे। मतलब जो भी एलपीजी का, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस का कारोबार होगा, उसमें ये पार्टनरशिप करेंगे और इसे अलग अलग देशों में भेजेंगे। साथ मिलके अलग अलग देशों के साथ काम करने की कोशिश करेंगे। इंडिया से कौन गया है? इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन गई है। और यहाँ बांग्लादेश से कौन है? बैक्सिमो करके एक, यहाँ पे जितना भी ट्रेड देखती है ऑयल से रिलेटेड, ये बड़ी कंपनी ये आई है, ठीक है। चलिए,
ऑयल कॉरपोरेशन को आगे बढ़ाने के लिए ये सारी चीज़ें की गई हैं। ये आप पढ़ लीजिएगा, मैं आपको दे दूँगा PDF टेलीग्राम चैनल पे। संयुक्त राष्ट्र सभा ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गरीबी उन्मूलन के लिए गठबंधन शुरू किया। संयुक्त राष्ट्र सभा यानी जनरल असेंबली में क्या हुआ कि UN जनरल असेंबली में कोविड-19 के बाद गरीबी से लड़ने के लिए बहुत ज़्यादा रिफॉर्म्स करने की कोशिश की गई और बहुत ज़्यादा चीज़ों को आगे लाने की, भाई कैसे कोविड-19 के बाद गरीबी से उभरेंगे देश, क्योंकि भाई ज़्यादा कारोबार जब ठप हो गया, प्रोडक्शन ही नहीं हुआ, तो बहुत ज़्यादा गरीबी और भुखमरी आएगी, जाहिर सी बात है। तो इसके ऊपर काम करने की कोशिश की जाएगी, ऐसा UN जनरल असेंबली में बात हुई है। नेक्स्ट जो है वो नागालैंड के मोन ज़िले में स्कोच पुरस्कार जीता। नागालैंड के मोन ज़िले ने क्या है स्कोच पुरस्कार, देखिए अंत तक आने, यहाँ पे देखिए जब कोई हम किसी चीज़ का लाभ ले रहे होते हैं, गवर्नमेंट की कोई भी चीज़ आती होती है, तो पहले क्या होता है कि जो पहले खड़े होते हैं व्यक्ति, उनको उस चीज़ का लाभ हो जाता है, और बाहर जो सबसे लास्ट में खड़ा हो, जो जिसको सच में इसकी ज़रूरत है, वो इसका लाभ नहीं उठा पाता है। तो इसमें क्या है कि ये जो स्कॉच अवार्ड है, इसके अंतर्गत क्या है, ये इसलिए अवार्ड दिया गया है कि इसमें जो नागालैंड के अंदर चीज़ें हैं, सुविधाएं दी गई, ये अंत तक आने वाले व्यक्ति को ये सुविधाएं मिली है, तो इसलिए ये अच्छा इनिशिएटिव है। तो इसलिए स्कॉच पुरस्कार यहाँ पे नागालैंड के मोन जिले को दिया गया। नेक्स्ट जो न्यूज़ है, रविंद्र भाकर को केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड नया CEO नियुक्त किया गया है। ये रविंद्र भाकर जी हैं, केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के CEO हैं, इनको एज अ CEO नियुक्त किया गया है। अच्छा, आपसे अगर पूछ ले केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड तो इनके चेयरमैन कौन है, तो इनके चेयरमैन प्रसून जोशी जी हैं। कौन है प्रसून जोशी जी? CEO कौन है? रविंद्र भाकर जी। ये चीज़ें आपसे पूछ सकता है। दिल्ली ने 17 दिन का पौधे लगाओ पर्यावरण बचाओ प्रोग्राम चलाया था। तो अगर आपसे पूछ सकता है क्वेश्चन में कि 17 दिन का पौधे लगाओ पर्यावरण बचाओ का अभियान किसने शुरू किया, तो दिल्ली गवर्नमेंट ने शुरू किया था। केंद्र सरकार ने राजस्थान के टिड्डी नियंत्रण के लिए हेलीकॉप्टर सेवाओं को मंजूरी दी थी। देखिए आपने टिड्डी आक्रमण ये बहुत ज़्यादा सुना होगा, जिससे फसलें बर्बाद होती। इस लोकस्ट अटैक एक तरह से बोला जाता है हिस्ट्री का सबसे बड़ा लोकस्ट अटैक था। तो इसके लिए हवाई जहाज़ से टिड्डियों को मारा जाएगा जिससे ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान ना हो। तो इसके लिए हेलीकॉप्टर सेवाओं को मंजूरी दे दी गई। कहाँ पे? राजस्थान के अंदर। तो आज के लिए इतनी ही न्यूज़ें थी, और हमारे स्पेशल सेगमेंट में हम एक राज्य के बारे में बात कर लेते हैं। तो आज नागालैंड की बारी है। कैपिटल क्या है? कोहिमा। गवर्नर RN रावी। चीफ मिनिस्टर कौन है इसके? नेफ्यू रियो। लोकसभा सीट 1, राज्यसभा सीट 1, लेजिस्लेटिव असेंबली 60, नेशनल पार्क इंटाकी। हिंदी में देख लेते हैं। नागालैंड राजधानी कोहिमा, राज्यपाल RN रवि, मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो, और लोकसभा सीट 1, राज्यसभा सीट 1, विधानसभा सीट 60, राष्ट्रीय उद्यान इनाटाकी। और ये जो इम्पोर्टेंट डेज़ हैं, 30 जून वर्ल्ड एस्ट्रॉइड डे, और 1 जुलाई डॉक्टर्स डे। आज क्या है? आज गुरु पूर्णिमा है, और ये सारी चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। मैं इसके लिए भी एक वीडियो जल्दी ही शूट करूँगा कि इसमें इंपॉर्टेंट डेज मंथ वाइज में जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, इस तरह से पर डे के अकॉर्डिंग वीडियो लाऊंगा, जिसमें अलग अलग जो मंथ होते हैं उसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट डेज होते हैं, कौन कौन से आपके एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, वहाँ पे आपको बता सकते हैं। चलिए, आज का सेगमेंट था, तो हमारा आज का सेशन था वो यहीं तक था। उम्मीद है आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी, अच्छी लगी होंगी, आपने नोट्स बना लिए होंगे। अगर आपको कोई चीज़ में डाउट लगता है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम उसका सॉल्यूशन ज़रूर देंगे, ठीक है ना। तो वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा वीडियो को। और देखने के लिए थैंक यू सो मच। और अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल जो ज्वाइन नहीं किया है, तो टेलीग्राम चैनल ज़रूर से ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।